एजुकेशन के क्षेत्र में जो है पब्लिक लाइब्रेरी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे अभी आप लोग जो शिक्षा ले रहे हैं, आप लोग जो लीजिएगा, जो एग्जाम दे रहे, क्या है, आप लोग भी नॉन फॉर्मल के अंदर ही है। नॉन फॉर्मल क्या है, कॉरेस्पॉन्डेंस जो ले रहे हैं तो नॉन फॉर्मल ही है। इस प्रकार की शिक्षा में प्रत्यक्ष रूप से शैक्षिक संस्था नहीं होती है। ये जो नॉन फॉर्मल जो होता है, इसमें प्रत्यक्ष रूप से शैक्षणिक संस्थाएं नहीं होती है, मतलब एकेडमिक इंस्टीट्यूशन नहीं होता है, इसलिए इसे पुस्तकालय आवश्यक होता है। इसलिए अगर पुस्तकालय नहीं रहेगा, लाइब्रेरी नहीं होगा, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आप डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं। अभी क्या है, अभी आप जो दिया एडमिशन नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में या इग्नू में, तो ये सब क्या है, ये सब भी वही नॉन फॉर्मल एजुकेशन ही है ना। ये सारा मैम इसको अनौपचारिक बोल सकते हैं, अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक बोलिए, नॉन फॉर्मल बोलिए, कुछ भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, दोनों एक ही चीज। हम उसका इंग्लिश वर्ड बोल रहे हैं, हिंदी थोड़ा टेढ़ा वर्ड होता है, इसलिए इंग्लिश वर्ड बोल रहे हैं अनौपचारिक। तो ये जैसे इग्नू है या नालंदा खुला विश्वविद्यालय, ये सब भी क्या है, ये सब भी जो है आप लोग जो है नॉन फॉर्मल या अनौपचारिक शिक्षा ही। तो इसके लिए क्या होता है, पब्लिक लाइब्रेरी जो है वो बहुत ही लाभदायक होता है। यहाँ इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, सीधे शिक्षा नहीं मिलती, तो ऐसे में सार्वजनिक पुस्तकालय जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आपको जो भी बुक की जरूरत है, या फिर वहाँ पे जाकर पढ़ सकते हैं, फिर जो भी प्रॉब्लम है वहां से आराम से ये हो सकता है। क्योंकि कॉरेस्पॉन्डेंस में तो है कि आपका डायरेक्ट क्लास नहीं होता है, ये डायरेक्ट टीचर से आपका इंटरेक्शन नहीं होता है। तो इसीलिए पब्लिक लाइब्रेरी को बोला गया कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। और या फिर एडल्ट एजुकेशन में, जिसको वयस्कों की शिक्षा कहते हैं, उसके क्षेत्र में भी सार्वजनिक पुस्तकालय जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्योंकि वयस्क किसको कहते हैं, वो एक उम्र होती है। शिक्षा लेने का क्या होता है, एक उम्र होता है। शुरू में आदमी स्कूल से जो है, स्कूल का एक टाइम होता है, कितने बजे, इतना टाइम से इतना टाइम आदमी बोर्ड भी किया, फिर उसके बाद इंटर किया, जो भी एक टाइम होता है। तो क्या किसी कारणवश जो है वो छूट गया, एडल्ट जो वाले जो बता रहे हैं, तो किसी कारणवश, तो वो भी क्या है, वयस्कों की शिक्षा के क्षेत्र में भी सार्वजनिक पुस्तकालय जो है, पब्लिक लाइब्रेरी जो है महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाती है। पब्लिक लाइब्रेरी द्वारा वयस्कों की शिक्षा के लिए विशेष प्रकार के कार्यक्रम का भी संचालन किया जाता है। एडल्ट एजुकेशन के लिए विशेष प्रकार के कार्यक्रम का भी संचालन किया जाता है। एडल्ट लोग क्या करते हैं, शिक्षा के लिए विद्यालय वगैरह नहीं जा सकते हैं, या उनके शिक्षा के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं होते हैं, उनके लिए कोई जगह नहीं होता, कोई स्थान नहीं होता है कि वहां से वो शिक्षा लें। वो क्या करते हैं, वही पब्लिक लाइब्रेरी में जाके, इसीलिए जाकर के वहां से वो अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं, वहीं जाकर के बुक से ले लेकर के वो अपना पढ़ाई करते हैं। अतः उनके लिए पुस्तकालय की भूमिका महत्वपूर्ण है, जहाँ से वो अपना ज्ञान ये करते हैं। या फिर जो हैंडीकैप होते हैं, विकलांग लोग होते हैं, उनके लिए भी सार्वजनिक पुस्तकालय या पब्लिक लाइब्रेरी जो होता है बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। क्या होता है, जो विकलांग लोग होते हैं, विकलांग लोग क्या होता है, एक जगह से इधर उधर आने जाने में उनको दिक्कत होता है, क्योंकि विकलांग है। विकलांग के शिक्षण हेतु किसी अन्य जगह जाने या पुस्तक हेतु किसी अन्य जगह जाने में कष्ट महसूस होता है। तो क्या करते हैं वो लोग, विकलांग लोग, कि वो लोग भी पुस्तकालय में एक जगह मिल गया और उधर ही जाकर के वो आराम से अपना शिक्षा लेते रहते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं। तो ये जो है किसके लिए है, जो क्या क्या बताया कि वो अनौपचारिक जो शिक्षा होता है उसके लिए, फिर एडल्ट एजुकेशन के लिए, विकलांग के लिए, जो हैंडीकैप होते हैं, निरक्षर जो होते हैं, वो भी किसी वजह से नहीं पढ़ पाए, तो उनके लिए भी जो है सार्वजनिक पुस्तकालय पर पब्लिक लाइब्रेरी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है उसको साक्षर बनाने में। तो उनको कैसे, अब कहिए कि निरक्षर है तो वो शिक्षा कैसे होगा, तो उसमें क्या होता है, निरक्षर लोग की शिक्षा के लिए क्या होता है, उनको चित्रों के माध्यम से, कहानी के माध्यम से उनको जो है निरक्षर को जो है शिक्षा दिया जाता है। चित्र वाला ये करके, या फिर स्टोरी वाली, सब स्टोरी का ये सुना के उसके माध्यम से जो है जो निरक्षर लोग रहते हैं तो उनको शिक्षा दिया जाता है। कहाँ, तो उनको ताकि उनको हर बात, जैसे हम आपको बोल रहे हैं तो आप उतना आपने ग्रेजुएशन किया उसके बाद आए तो आप मेरी बात समझ रहे हैं, लेकिन जो निरक्षर हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है, तो उनको कैसे कहेगा कि निरक्षर को कैसे शिक्षित किया जाएगा। तो निरक्षर को शिक्षित करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये निरक्षर को शिक्षित करने के लिए उनको
निरक्षरों को भी शिक्षा दिया जा सकता है, ताकि वो आसानी से उस चीज को समझ सके। जैसे हम आपको समझा रहे हैं कि नॉन फॉर्मल क्या है, फॉर्मल क्या है, या पब्लिक लाइब्रेरी क्या है, तो उसी तरह उनको क्या करना है, निरक्षर लोग को चित्र या कहानी के माध्यम से उनको समझाया जा सकता है कि कैसे जो है इसको आसानी से समझ में आता है। उसमें भी जो है पब्लिक लाइब्रेरी बहुत महत्वपूर्ण है। फिर इसके लिए शोध जो होता है, रिसर्च का जो काम होता है, उसमें भी जो है, उसके लिए भी पब्लिक लाइब्रेरी जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि शोध के कार्य के लिए जो है, शोध के कार्य के लिए मेन जो होता है वो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो वो रिसर्चर के लिए रहता ही है, लेकिन पब्लिक लाइब्रेरी भी शोध कार्य के लिए यूजफुल है। फिर ये सांस्कृतिक कार्यक्रम जो होता है, कल्चरल जिसको कहते हैं, उसमें भी सार्वजनिक पुस्तकालय जो होता है, सार्वजनिक पुस्तकालय वास्तव में सांस्कृतिक का संरक्षक और संवाहक होता है। पुस्तकालय द्वारा पुस्तकों का संग्रह किया जाता है, पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी द्वारा पुस्तकों का क्या किया जाता है, संग्रह किया, जमा किया जाता है और उसे संरक्षित रखा जाता है, उसको संरक्षित करके किया जाता है। और ये बताने की जरूरत, पुस्तकों और प्रलेखों के द्वारा ही इतिहास और सांस्कृतिक मूल्यों की भविष्य के लिए संक्षिप्त संरक्षित किया जाता है। तो ये क्या होता है कि सार्वजनिक पुस्तकालय जो है क्या होता है, वास्तव में सांस्कृतिक व संरक्षक और संवाहक होता है। क्या करता है कि सांस्कृतिक का संरक्षक भी होता है और संवाहक भी होता है। और पुस्तकालय द्वारा पुस्तकों का संग्रह किया जाता है, पुस्तकालय द्वारा पुस्तकों को क्या किया जाता है, जमा किया जाता है, संग्रह किया जाता है और फिर उसको संरक्षित किया जाता है। सूचना प्रसार, पुस्तकालय और सूचना केंद्रों द्वारा सूचना और प्रलेखों का संग्रह और व्यवस्थापन किया जाता है, जिसके कारण व्यवस्थित सूचनाओं का विशाल भंडार होता है और यूजर्स को आवश्यकता अनुसार उन सूचनाओं का प्रसारण किया जाता है। जितना जरूरत होता है यूजर को, उन्हीं की आवश्यकता अनुसार सूचना का प्रसारण किया जाता है। इस प्रकार पुस्तकालय द्वारा न केवल सूचनाओं का संग्रह किया जाता है, बल्कि उसका प्रसारण भी किया जाता है। सूचनाओं का संग्रह भी किया जाता है, यानी इसको जमा भी, सूचना सारा इंफॉर्मेशन को एक जगह जमा भी किया जाता है और फिर उसके बाद उसका प्रसारण भी किया जाता है। तो इसीलिए ये भी इस प्रकार पुस्तकालय सूचना प्रसारण केंद्रों के रूप में भी कार्य करता है। लाइब्रेरी जो होता है वो सूचना प्रसारण केंद्रों के रूप में भी कार्य करता है, यानी इंफॉर्मेशन को भी ये करता है। इस कहने का मतलब फिर क्या है, मनोरंजन तथा जो मनोरंजन के टाइम में या फिर आदमी फुर्सत के समय में रहता है तो क्या करता है, बहुत सारे लोग को क्या होता है, तो जो है बुक से बहुत ज्यादा पब्लिक लाइब्रेरी जो है बहुत यूजफुल होता है। आवाज नहीं कीजिए बाबू। पब्लिक लाइब्रेरी उस वक्त भी जो होता है बहुत मनोरंजन के समय, मनोरंजन तथा फुर्सत के समय में भी क्या होता है, पब्लिक लाइब्रेरी का बहुत क्या होता है, जब आदमी जब खाली टाइम में बैठा रहता है तो क्या होता है, देखते हैं जब खाली रहता है तो कुछ नहीं तो आदमी बुक खोलकर पढ़ने लगता है। तो इसलिए बोला गया, वही बोला जाता है कि सबसे प्रत्येक व्यक्ति अपने मनोरंजन के लिए कई तरह के साधनों का उपयोग करता है और उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, आदमी का आदत, सामान्य आदत क्या पाया जाता है कि अधिकांश लोग अपने खाली समय में क्या करते हैं, अध्ययन को प्राथमिकता देते हैं, यानी पढ़ाई को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। अब पढ़ाई में कुछ भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि सिलेबस का ही पढ़ाई होता है, कुछ भी आदमी पढ़ता है, क्योंकि इससे मनोरंजन के अलावा सूचनात्मक जो आदमी मनोरंजन तो होता ही है और बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलता है, सूचनात्मक अभिगमों की भी पूर्ति होती है। बढ़िया सबके साथ आवाज नहीं कीजिए। तो इसीलिए पुस्तकालय का उपयोग जो है मानव के लिए यानी हम लोगों के लिए सर्वोत्तम उपयोगी है। पुस्तकालय जो है यानी सार्वजनिक पुस्तकालय जो है वो सबों के लिए, हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर एडल्ट के क्षेत्र में हो, निरक्षर के क्षेत्र में हो, विकलांग के इसमें हो, फिर शोध के लिए हो, सांस्कृतिक के लिए हो, सूचना प्रसार के लिए हो, या फिर क्या बोलते हैं मनोरंजन, या फिर आदमी जो खाली समय में बैठा रहता है उसके लिए भी हो। सिर्फ इसके लिए नहीं पड़ता है कि हमको जो है ये करना, बहुत सारा चीज इंफॉर्मेशन मिलता रहता है, सूचना मिलता रहता है, नया नया चीज आता रहता है, उसके लिए भी आदमी नई चीज, कुछ नहीं, बुक नहीं तो पत्र पत्रिका पढ़ रहा, मैगजीन पढ़ रहा, तो मैगजीन से भी बहुत सारी जानकारी होती रहती है। तो इसी को बोला गया है कि फुर्सत के समय में भी सार्वजनिक पुस्तकालय का यूज किया जाता है। अब क्या है, एकेडमिक
लाइब्रेरी, 4 टाइप्स का बोला। एक ये हो गया पब्लिक लाइब्रेरी। एकेडमिक लाइब्रेरी क्या किसको कहते हैं? ये तो सारे लोग कहते हैं, जो एकेडमिक लाइब्रेरी उसको कहते हैं जहाँ स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय द्वारा जो शिक्षा दी जाती है वो एकेडमिक के अंदर होता है, एकेडमिक लाइब्रेरी। ये तो एकेडमिक लाइब्रेरी 3 टाइप में बटा हुआ है। स्कूल लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी यानी स्कूल बोलिए उसको महाविद्यालय बोल सकते हैं, और हिंदी में विश्वविद्यालय। स्कूल लाइब्रेरी क्या हो गया? सबसे पहले क्या है कि किसी भी शैक्षणिक संस्था से जुड़ा ग्रंथालय शैक्षणिक ग्रंथालय कहलाता है। एकेडमिक लाइब्रेरी कौन कहलाता है? किसी भी शैक्षणिक यानी एकेडमिक से जुड़ा हुआ जो ग्रंथालय या लाइब्रेरी जो होता है उसी को कहते हैं शैक्षणिक ग्रंथालय या एकेडमिक लाइब्रेरी। शैक्षणिक संस्था वो है जिसमें विद्यार्थी को औपचारिक शिक्षा दी जाती है। जो शैक्षणिक या एकेडमिक जो होता है वो क्या होता है? वहाँ औपचारिक शिक्षा दी जाती है, यानी स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय के द्वारा जो दी जाती है शिक्षा उसे औपचारिक शिक्षा कहते हैं, यानी कि फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। तथा अध्ययन एवं अनुसंधान का कार्य किया जाता है। वहाँ अध्ययन का काम भी किया जाता है और अनुसंधान का कार्य भी किया जाता है। जो ग्रंथालय ऐसे शिक्षण संस्था से जुड़े होते हैं वे शैक्षणिक ग्रंथालय होते हैं। जैसे विद्यालय ग्रंथालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय ग्रंथालय, ये सारा जो है क्या है? ये विद्यालय, महाविद्यालय यानी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, ये सब का सब एकेडमिक लाइब्रेरी के अंदर आता है। अब स्कूल लाइब्रेरी किसको कहते हैं? तो स्कूल जो ग्रंथालय किसी विद्यालय से जुड़ा होता है वो विद्यालय ग्रंथालय कहलाता है। जो लाइब्रेरी किसी विद्यालय से जुड़ा होता है वो विद्यालय ग्रंथालय कहलाता है। समझा? जो ग्रंथालय यानी जो लाइब्रेरी किसी विद्यालय से यानी स्कूल से जुड़ा होता है उसे कहते हैं विद्यालय ग्रंथालय या स्कूल लाइब्रेरी। जैसे बहुत सारा है विद्यालय का, बहुत सारा नाम फॉर एग्जांपल भी बहुत सारा बोल सकते हैं, जैसे राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, इस तरह का विद्यालय का जो भी है। तो ऐसे पुस्तकालय का उद्देश्य एवं कार्य विद्यालय शैक्षणिक लक्ष्यों को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में कार्य करता है। जो है क्या करता है? जो ग्रंथालय किसी विद्यालय से जुड़ा होता है वह विद्यालय विद्यालय कहलाता है। ग्रंथालय यानी लाइब्रेरी स्कूल लाइब्रेरी कहलाता है। स्कूल की जो लाइब्रेरी होती है स्कूल वही कहलाता है स्कूल लाइब्रेरी। विद्यालय पुस्तकालय सेवा को प्रदान, पुस्तकालय जो है, पुस्तकालय में क्या होता है? कहानियां, किताब होता है, महापुरुषों की जीवनियां होता है, या फिर पाठ्यक्रम जो हमारा सिलेबस से संबंधित जो होता है वो बुक होता है। फिर वहाँ डिक्शनरी होता है यानी विश्वकोश होता है, शब्दकोश होता है, सामान्य ज्ञान की पुस्तक के अलावा प्रतियोगिता परीक्षा का भी संबंधित बुक का संग्रह होता है। कहाँ? तो स्कूल लाइब्रेरी में। स्कूल लाइब्रेरी में क्या क्या होता है? स्कूल लाइब्रेरी में कहानी का होता है, महापुरुषों की जीवनियों का होता है, फिर जो हमारा पाठ्यक्रम है जो सिलेबस है उससे संबंधित बुक होता है, फिर वहाँ डिक्शनरी यानी शब्दकोश जो होता है वो होता है, फिर सामान्य ज्ञान का यानी जनरल नॉलेज की भी बुक होती है। ये सारा जो बुक होता है कहाँ होता है? तो ये स्कूल लाइब्रेरी में होता है। इसको सर्वप्रथम कौन ये किया था? तो राधा कृष्णन समिति 1948 ने विद्यालय शिक्षा में ग्रंथालय को महत्व दिया था। परंतु आज भी अधिकांश विद्यालयों में पुस्तकालय सेवाओं का अभाव है। ये विद्यालय पुस्तकालय का मैम ईस्वी क्या था? ईस्वी मैम क्या बोली मैम? कौन से ईयर में? 1948 राधा कृष्णन समिति, राधा कृष्णन समिति, कमेटी जिसको बोलेंगे, समिति या कमेटी जो भी बोल सकते हैं। 1948। थैंक यू मैम। विद्यालय पुस्तकालय का क्या कार्य और क्या उद्देश्य होता है? वो होता है कि विद्यालय को शैक्षणिक लक्ष्यों को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में कार्य करता है। विद्यालय जो है, स्कूल जो है, उसको शैक्षणिक लक्ष्य यानी क्या उसका एकेडमिक जो है लक्ष्य है उसको पूरा करने में एक इम्पोर्टेंट अंग है, महत्वपूर्ण अंग के रूप में कार्य करता है। विद्यालय के पाठक से संबंधित सूचनाओं का संग्रह करता है, छात्रों एवं शिक्षकों को शिक्षण संबंधित पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराता है। ये सारा क्या है? स्कूल का है। नए ज्ञान का सृजन करना होता है, नए ज्ञान का सृजन, फिर छात्रों में पढ़ने की आदत है, रीडिंग हैबिट को बढ़ावा देना। क्या होता है कि बच्चों को जो है पढ़ने की आदत है, तो लाइब्रेरी जो होती है स्कूल की लाइब्रेरी में खास करके देखिएगा जो
अच्छे अच्छे जो स्कूल अभी हैं, ये तो वो प्राइवेट स्कूल खास करके, तो उसमें क्या रहता है, एक रूटीन में जाते हैं, एक रहेगा आपके लाइब्रेरी क्लास रहेगा। तो लाइब्रेरी क्लास में क्या किया जाता है, स्कूल में बच्चे को जाकर के लाइब्रेरी में ले जाया जाता है, और ले जाकर के वहाँ बच्चे को लाइब्रेरी में ले जाकर के क्या किया जाता है, वहां पढ़ने के लिए दिया जाता है। और वो क्या पढ़ेंगे, अभी छोटे छोटे 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास के बच्चे क्या पढ़ेंगे, लेकिन इसलिए कि उनकी आदत बने, पढ़ने का आदत बने, पढ़ने का आदत बनाने के लिए उनको जो है रीडिंग हैबिट हो, रीडिंग हैबिट को बढ़ावा देने के लिए उनको ले जाकर के बैठाया जाता है। 1 घंटा का क्लास है, जो भी 40 मिनट 35 मिनट 30 मिनट जो भी रहता है, उसमें बच्चों को जो है वहाँ इसमें बैठाया जाता है, सिर्फ रीडिंग हैबिट के लिए। पढ़ना, वो पढ़ेंगे क्या उतना देर बच्चे छोटे छोटे, लेकिन उसको आदत बनती है कि पढ़ना है, उसको आदत बनाने के लिए। तो वही होता है, छात्रों में पढ़ने की आदत है, रीडिंग हैबिट को बढ़ावा देना भी स्कूल लाइब्रेरी का काम है। स्कूल लाइब्रेरी का काम विद्यालय के सूचना एवं ज्ञान केंद्र के रूप में कार्य करना भी, कि विद्यालय में जो है, स्कूल में सूचना जो इंफॉर्मेशन है या फिर नॉलेज से जो रिलेटेड है, उसको जो उसके लिए भी कार्य करना, ये सब किसका है, तो स्कूल लाइब्रेरी का होता है। प्राथमिक विद्यालय पुस्तकालय यानी प्राइमरी स्कूल जो होता है, उसमें प्राइमरी स्कूल कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 1 से 5 तक के छात्र सदस्य जो होते हैं, ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राथमिक यानी प्राइमरी बोलते हैं। तो इसमें क्या रहता है, ऐसे पुस्तकालय में ज्यादातर क्या रहेगा, कहानी की बुक रहेगी, या फिर पक्षी है, जानवर है, मतलब पक्षी जानवर का चित्र वाला जो बुक सब रहता है वो सब रहेगा, या फिर शब्दकोश जिसको डिक्शनरी कहते हैं वो रहता है। तो ये सब क्या रहता है, प्राइमरी के लिए रहता है। उच्च शिक्षा कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक का जो शिक्षा दिया जाता है उसको उच्च शिक्षा बोला जाता है, यानी हाई स्कूल हम लोग बोलते हैं ना, हाई स्कूल की शिक्षा। वही छात्र 6 से 10 तक के छात्र सदस्य जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो हाई स्कूल के होते हैं। तो इनके लिए क्या रहता है, प्रेरणादायक या फिर कहानियों वाली बुक, महापुरुषों की जीवनियां, और उसके अलावा क्या रहेगा, पाठ्यक्रम जो होता है, इनका जो सिलेबस होता है उससे संबंधित ग्रंथ सब रहेगा। विश्व कोश रहेगा, शब्द कोश रहेगा, सामान्य ज्ञान की पुस्तक, उसके अलावा जो है समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर है, पत्र पत्रिका जो कहते हैं, जिसको मैगजीन वगैरह कहते हैं, यानी 6 से लेकर के 10 तक के बच्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं हाई स्कूल के बच्चे लोग होते हैं। तो वो तो ये सब चित्र वित्र वाला चीज पढ़ेंगे नहीं, तो उनके लिए क्या होता है, बुक जो रखा जाता है, एक तो उनके सिलेबस से रिलेटेड बुक रखी जाएगी, जो क्या उनका सिलेबस है वो सिलेबस से रिलेटेड बुक रखा जाता है। उसके अतिरिक्त महापुरुष लोग जो होते हैं उनकी जो है जीवनियों का रहता है, फिर उनके उसके अलावा जो है कहानी की बुक रहेगी, फिर डिक्शनरी रहेगा, इंसाइक्लोपीडिया रहेगा, फिर जनरल नॉलेज की बुक रहेगी। तो ये सारा जो है हाई स्कूल के इसके लिए था। उसके अलावा फिर न्यूज़पेपर रहता है, न्यूज़पेपर रहेगा, मैगजीन्स वगैरह रहेगा, क्योंकि सब बड़े बच्चे रहते हैं तो उनके लिए इसमें हाई स्कूल के बच्चे के लिए। और 10 से 12 वाले जो रहते हैं, 10 से 12 जो रहते हैं उनके लिए भी उसमें भी क्या होता है, वैसे ही कहानी की महापुरुषों की जो जीवनी होती है वो होता है, या फिर वही पाठ्यक्रम से संबंधित हो गया, डिक्शनरी हो गया, एनसाइक्लोपीडिया हो गया, और जनरल नॉलेज हो गया, पत्र पत्रिका हो गया, न्यूज़पेपर हो गया। ये सारा जो होता है वो किसके लिए होता है, 10 से 12 वाले लोगों के लिए होता है। ये हो गया हमारा स्कूल लाइब्रेरी। अब क्या होगा, कॉलेज लाइब्रेरी। कॉलेज लाइब्रेरी किसको कहते हैं, कॉलेज लाइब्रेरी कहते हैं जो ग्रंथालय यानी जो लाइब्रेरी जिस महाविद्यालय के संबंध वो उस महाविद्यालय का ग्रंथालय कहलाता है, यानी जो लाइब्रेरी जिस कॉलेज से संबंधित हो वो उस कॉलेज का लाइब्रेरी कहलाता है। महाविद्यालय उच्च शिक्षा प्रदान करने वाली संस्था होती है। कॉलेज जो होती है क्या होती है, उच्च शिक्षा प्रदान के लिए हम लोग 12 कर करके जो निकलते हैं तो फिर कहाँ जाते हैं, कॉलेज में ही एडमिशन लेते हैं। तो वही बताता है कि कॉलेज जो होता है वो क्या होता है, उच्च शिक्षा प्रदान करने वाली संस्था होती है। कॉलेज लाइब्रेरी जो है कॉलेज लाइब्रेरी जो है ग्रंथालय का उपयोग आवश्यक होता है। और उसमें क्या होता है, उसमें कैसे बच्चे लोग रहते हैं, तो जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं
वही लोग वहां पे उसका यूज करते हैं। यानी पाठकों को विभिन्न प्रकार के ज्ञान की गहनता करना होता है, विद्यार्थियों को विभिन्न व्यवसायों में प्रवेश के लिए तैयार करना होता है, विद्यार्थी तथा शिक्षकों के अध्ययन अनुसंधान आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। ये सब जो है किसमें होता है, कॉलेज लाइब्रेरी में होता है। और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी क्या होता है, तो ये इसमें कॉलेज लाइब्रेरी में कॉलेज का यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी किसको कहते हैं, जो है यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का ये कौन कहते हैं, तो सीडी देशमुख जो दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति थे। विश्वविद्यालय ग्रंथालय को परिभाषित करते हुए कहा है, जो है सीडी देशमुख ने कहा है, जो कौन थे, दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति थे। कुलपति मतलब वाइस चांसलर थे। उन्होंने क्या बोला है कि परिभाषित करते हुए क्या बोला कि विश्वविद्यालय ग्रंथालय जो है यानी कि यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी जो है विश्वविद्यालय का हृदय स्थल होता है, यानी यूनिवर्सिटी का वो हार्ट होता है। कौन बोला है, तो सीडी देशमुख। सीडी देशमुख जो है क्या बोला है उन्होंने कि विश्वविद्यालय जो होता है, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी जो होता है, वो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी जो होता है वो विश्वविद्यालय का हार्ट होता है, हार्ट उसका दिल होता है, हृदय होता है। ये चीज को नोट करके कर लीजिए। ये सब छोटी छोटी चीज पता है, ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों में काम देता है कि जो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी कहलाता है क्या, हार्ट कहलाता है, विश्वविद्यालय का हृदय कहलाता है। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी से बोले थे मैम, तो दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति जो थे सीडी देशमुख, और सीडी लिखने आता है, सी और डी, सीडी देशमुख जो दिल्ली विश्वविद्यालय यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी के क्या थे, वो वहां के वाइस चांसलर थे। उन्होंने क्या बोला है कि विश्वविद्यालय ग्रंथालय जो है यानी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी जो है वो क्या है, विश्वविद्यालय का हृदय है, यानी उसका दिल है, हार्ट है। सीडी देशमुख, देशमुख विश्वविद्यालय ग्रंथालय का क्या ऑब्जेक्टिव है या क्या उद्देश्य है कि समय पर पुस्तक उपलब्ध कराना, पाठकों के बीच तालमेल की व्यवस्था करना, यानी हर समय पर जो है पुस्तक जो है उसको उपलब्ध कराना होता है कि वो पुस्तक उपलब्ध कराएं, और पाठकों के बीच तालमेल व्यवस्था करना, अध्यापन यानी पढ़ने में एवं शोध में सहायता करना। रिसर्च में यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का काम ही है, रिसर्च के लिए ज्यादा इसको माना जाता है। स्कूल लाइब्रेरी जो है स्कूल तक ही, स्कूल के बच्चे तक सीमित होता है। कॉलेज लाइब्रेरी में क्या होता है, जो कॉलेज से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो उसको यूज करते हैं, और विश्वविद्यालय वाला जो होता है यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी जो होता है वो मेन रिसर्चर के लिए ही होता है। रिसर्च शोध का जो कार्य होता है वो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी से ही शोधकर्ता लोग वहां से अपना मटेरियल निकाल कर जो है थीसिस वगैरह बनाते हैं। अध्यापन एवं शोध में सहायता करता है। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के जो है वर्ग क्या क्या है, तो शिक्षा कार्य, इसके अंतर्गत यूजर प्रशिक्षण कार्यक्रम, व्याख्यान तथा दीक्षा पाठ्यक्रम आदि का कार्य करते हैं। दीक्षा मतलब समझ रहे हैं, कन्वोकेशन जो होता है, पाठ्यक्रम आदि आदि कार्य करते हैं। पाठक परामर्श, पाठ्य सामग्री, दृश्य श्रव्य यानी सुनना, सामग्री का अर्जन करना, प्रस्तुतिकरण करना और व्यवस्थापन करना, ये सब जो है, या फिर उसका सूचीकरण करना। सूचीकरण करना मैंने कल भी बताया था, वर्गीकरण करना, सूचीकरण करना, और या फिर उसको शेल्फ पे अरेंज करना, ये भी जो है यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का वर्क है। ये वर्गीकरण करके, सूचीकरण करके, वर्गीकरण मैंने कल बताया था कि वर्गीकरण किसको कहते हैं, तो समानता या असमानता के आधार पर किसी भी वस्तु को बांटना, उसी को हम बोलते हैं वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। और कैटलॉगिंग किसको बोला था, तो बोला कि एक पार्टिकुलर लाइब्रेरी के लिए जो
कार्ड जो एक पार्टिकुलर लिस्ट ऑफ पार्टिकुलर लाइब्रेरी, जो एक लिस्ट जो बनाया जाता है, पार्टिकुलर लाइब्रेरी की जो लिस्ट बनाया जाता है उसी को कहते हैं कैटलॉगिंग, सूचीकरण या सूचीकरण। ये आपको किसमें पढ़ना है? तो पेपर 4 में पढ़ना है, पेपर 4 में पढ़ना है, सूचीकरण पढ़ना है। और 1 मिनट हम पहले चल लेना है, हम लोग को सिम करना होगा, तो बात फिर पढ़ाते हैं। तो क्या करे वहाँ आ जाएगा, क्या करे फिर आवाज करो बाबू, हम जरा सा चुप हुए, तुम लोग आवाज करने लगे हो। पिक्चर लेना था, पिक्चर लेना पड़ता है हम लोग को ना। मैम, हाँ बोलो बाबू। जय सीताराम। बोलिए क्या बोल रहे थे? हेलो मैम पढ़ाइए। हाँ पढ़ा रहे बाबू, बीच में थोड़ा उसका स्क्रीन लेना था, वही लेने लगे। चलिए मैम, तो लाइब्रेरी का कार्य में यही सब लिखना होगा ना? क्या? लाइब्रेरी का जो कार्य लिखने के लिए आएगा तो उसमें यही सब लिखेंगे ना? लाइब्रेरी के प्रकार में। और कार्य में क्या लिखना है? क्या है क्वेश्चन, क्या है? एक लाइब्रेरी का कार्य, एक पुस्तकालय के विभिन्न कार्यों की व्याख्या कीजिए। वर्क के बारे में बताना, पुस्तकालय में क्या क्या वर्क होता है। मिल जाएगा आपको मैं पेज नंबर 12। वो आपके जो बुक आपको मिला है ना बाबू, यस मैम, है ना, उस बुक में सारा कुछ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको। पुस्तकालय का कार्य पेज नंबर 12 में देखिए, आपको मिल जाएगा। हाँ तो वही तो बोल रहे, उस बुक में खाली आपको क्या करना है कि अपना लैंग्वेज को चेंज कर देना है। जो आपने वो जो लैंग्वेज जो लिखा हुआ है ना बुक वाला, उस लैंग्वेज को आप चेंज कर दीजिएगा, कुछ कुछ अपना लैंग्वेज डाल दीजिएगा, तो ये हो जाएगा। और कोई भी चीज में जो पॉइंट डालिएगा उसको क्या कीजिएगा, अंडरलाइन कर दीजिएगा पॉइंट को। मैम, पब्लिक ये सब का कार्य नहीं ना लिखना है, सिर्फ लाइब्रेरी का कार्य लिखना है। सिर्फ लाइब्रेरी का कार्य लिखना। जब आपको आएगा ना कि इसका जो टाइप्स लिखना है, पुस्तकालय के टाइप्स लिखना है, तो टाइप्स में आएगा पब्लिक लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी और स्पेशल लाइब्रेरी। ये चारों लाइब्रेरी आएगा। बताना है मैम, जो पूछ सुनिए ना, आप पूछिएगा बस वही बताना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बताना है ना। जैसे कार्य पूछे तो बस कार्य ही बताएंगे, उसके बाद कुछ नहीं बताएंगे। पूछेगा तो कार्य ही बताइएगा। और अगर आपको लाइब्रेरी के प्रकार कुछ, तो लाइब्रेरी का प्रकार एग्जाम में आता ही आता है। आपके फर्स्ट पेपर का असाइनमेंट क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन होगा, जिसमें से 2 क्वेश्चन करने होगा। कितने पेज में आंसर देना है? आंसर जितना पेज में, घर में तो लिखना है जितना बड़ा कर सको, का एग्जाम में थोड़ी सोच के लिखना है। कम से कम मतलब 5 पेज है। सामने में बुक है, देखो 2 ही क्वेश्चन लिखना है। अब कॉपी है, कॉपी को फुल कर दो, नहीं फुल हो कोई जबरदस्ती नहीं कि फुल कर दो, लेकिन अगर संभव है तो भर दो। मैम 5 पेज कितना पेज लिखना होगा? मैम एग्जाम में कितना पेज लिखना होगा? एग्जाम में ग्रेजुएशन में कितना लिखते थे उसी तरह से लिखिएगा। मैम जैसे आप कल बोली है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिए, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में सेट ए और सेट बी है, तो ये सेट ए का क्वेश्चन हम लोग देखे, सेट बी का। सुनिए ना, पहले आवाज आप बंद कीजिए फिर हम बोलते हैं। सेट 2 सेट दिया हुआ है ना, तो दोनों सेट को देखना है, क्योंकि कैसे जैसे एग्जाम जो होता है ना 8 बजे से हुआ, बस एक सेट बन गया,
फिर सेकंड वाला जो एग्जाम 12 बजे से हो रहा है, दूसरा सेट बन गया, 2 सीटिंग हुआ, फिर तीसरा सेट होता है, 3 सीटिंग में भी एग्जाम होता है, तो उसी से एक सेट, अरे भाई कौन है, म्यूट कर लो अपना ना। हर बोल क्यों रहे हो? मैम को बोलने दो। बाबू आवाज नहीं कीजिए। 2 साल का क्वेश्चन कम से कम प्रीवियस वाला ले करके क्या करना है, जो सेट उसका है, 2-3 सेट जो दिया हुआ है, उस सेट सब सेट को आपको देखना, और सब सेट में मिलता जुलता ही क्वेश्चन रहता है, ऐसा कुछ नया नहीं, कुछ अलग रहेगा। तो सब 3 सेट है, 2 सेट है, जो भी 5 क्वेश्चन लिखना है। हेलो मैम, एक क्वेश्चन है रही थी कि अभी के जो क्वेश्चन दिखा रहे हैं 2019-20 में, उसमें कोई सेट नहीं है, सिर्फ 16 मैम 17 में ही सेट है। अच्छा, अभी 20 वाले में सेट नहीं है? नहीं, 16 और 17 में ही सेट ए और बी है, और उसके बाद 18, 19, 20 में सेट कुछ नहीं है। जब सेट है ही नहीं है तो फिर क्या दिक्कत है? फिर तो 21 वाले एग्जाम में है, 21 वाले एग्जाम में है सेट ए सेट बी। हाँ, तो जो वाले एग्जाम में सेट है, सुनिए ना, जो वाले एग्जाम में सेट है उसका हम सेट पढ़ेंगे, और जिसका सेट नहीं है, सिर्फ जैसा 20 का बोल रही है कि 20 में नहीं है, तो उसका सिर्फ जैसे है उसमें से क्वेश्चन को गेस कर लेंगे कि ये क्वेश्चन जो है आया है, तो ये जो है अब मैम एनओयू के साइट पे नहीं दिया हुआ है 2021 का क्वेश्चन। किसी ना किसी को हो जाएगा, सारे लोग जो है अरे सब बाद में पूछ लेना, बाद में पूछिएगा लास्ट में। बाबू अभी पढ़ाने दीजिए ना। मैम पढ़ाइए, मैम अभी टाइम चला जाएगा। पढ़ाइए मैम। टाइम चला जाएगा। ओके, ये सब आवाज है, म्यूट कर दो, बोलो म्यूट कर दो। लो मैम, हाँ बाबू बोल रहे हैं कि मैम जो बुक मिला है, बुक हम लोगों को के साथ 5 कॉपी मिला है, तो उसको मतलब कैसे एथी करना होगा मैम? 5 कॉपी है, सुनिए ना, 5 कॉपी है ना, बाकी लोग आवाज बंद कीजिए। 5 कॉपी है तो हर एक पेपर के लिए है, फर्स्ट पेपर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5th पेपर के लिए। 6 में आपका प्रैक्टिकल है, उसमें असाइनमेंट नहीं बनाना है। 7th आपका प्रैक्टिकल है, उसमें असाइनमेंट नहीं बनाना है। 8 आपका प्रैक्टिकल है, उसमें असाइनमेंट नहीं बनाना है। तो 5 तक की आपको असाइनमेंट बनाना है। हर एक में हर क्वेश्चन दिया हुआ होगा, सब में 2-2, 3-3 क्वेश्चन दिया रहता है, 2 क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है। हर पेपर में 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है, 3 में 2 क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है। और आपको मैम बुक से सॉल्व करना है, बुक मिला है, बुक उसी बुक से ना? हाँ, जो बुक मिला, सिर्फ लैंग्वेज थोड़ा सबके पास स्मार्टफोन है, कुछ अगर रहिए, टाइम चला जाएगा, टाइम चला जाएगा। चलिए पढ़ाइए मैम, पढ़ाइए। बताने दो, जो एक बताने दो। पढ़ाइए ना मैम। सुनिए ना आप लोग, लास्ट में देखिए, अभी जो है आप लोग क्लास 2 बजे तक है, 1:45 में एक करके आप लोग हमसे जो है ना 1:45 में एक करके आप लोग क्वेश्चन मैम सुनिए ना, हेलो सुनाइए ना, सुन रहे हैं जी मैम। बोल रहे हैं कि वो जो बुक मिला है हमको, तो उस बुक में तो हर इकाई के बाद मॉडल प्रश्न दिया हुआ है, हाँ, तो मैम को उसी बुक पे इस पे लिखना है कॉपी पे जी। उसे हाँ उससे भी लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा लैंग्वेज कर दीजिएगा, क्लास में पूछ लेना ना, पूरा मत उतारिएगा। और शुरू में थोड़ा सा देखिए, हम आपको खुद बताते, क्या बोला आपको, 1:45 में 15 मिनट आप लोग रखिए पूछताछ के लिए, एक एक करके सारे लोग, ये नहीं कि सारे लोग एक बार ही पूछ रहे हैं, एक एक करके जो है आप लोग पूछिएगा, जो भी आप लोग को पूछना है। 15 मिनट काफी होता है पूछने के लिए। जी मैम, ये तो पाई का चाबी अंदर ही रख। तो मैम उसमें मॉडल दिया हुआ है, उससे क्वेश्चन उसी में से देखकर मैडम म्यूट करे ना पागल। असाइनमेंट का क्वेश्चन मिला हुआ होगा, कॉपी और क्वेश्चन उसी टाइम मिल जाता है जिस टाइम एडमिशन होता है। चला जाएगा 1:03 पढ़ाइए मैम, पढ़ाइए आप। स्पेशल लाइब्रेरी किसको कहते हैं, जो एक स्पेशल, ये एक विशिष्ट प्रकार का लाइब्रेरी होता है। हम सबको थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में, देखिए आपके बुक में सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन हम शॉर्ट में समझा दे रहे हैं। बुक में टोटल टॉपिक दिया हुआ है। हेलो मैम, स्पेशल लाइब्रेरी के बारे में बता दीजिए। हेलो
भैया लोग चुप रहिए ना, मैम को पढ़ाने दीजिए ना। मैम बोले क्या जो अभी असाइनमेंट अभी से ही बनाना शुरू कर दे। परसों बनाना। अभी नहीं बनाइएगा तो 1 महीने बाद एग्जाम होगा, एग्जाम दीजिए। बनाओ असाइनमेंट, तुम काहे डिस्टर्ब करता है रे? तुमको जब बनाओ अभी नहीं बनाइए, अगले साल पहले बनाओ, एक साल बाद मैम बनाओ। जब बोलिए पढ़ाने दो। तो समझ नहीं आता, सब कर रहे झूठ मूठ का टाइम बर्बाद। तब असाइनमेंट बनाना है। नहीं पढ़ना है तो चले जाओ, मत तुम करो। लोग है ना, पढ़ने तो दो हम लोग को। हेलो। आप कंटिन्यू करिए। मतलब म्यूट करो, क्यों हल्ला? मैम को बोलने दो। स्पेशल लाइब्रेरी किसे कहते हैं? इसको जरूरत होगा रोज का ताला लगा दे बोलते रहेंगे। जगह से आप लोग अपना बोलते रहिए, आप लोग अपना बोलते रहिए, हम अपना बोलते रहते हैं। जी ठीक है जी ना? बिल्कुल। दोनों का आवाज टकराता रहेगा, फिर आप अपने आप बंद कर दीजिएगा या हम बोलना बंद कर देंगे, एक आदमी बंद कर देंगे। अगर इस तरह से कीजिएगा तो मैम बताइए। हमने आपको बता दिया कि आपको जो भी पूछना है आपको हम 15 मिनट्स देंगे, लेकिन वो भी आवाज करके घन करके नहीं, एक एक लोग करके पूछिएगा। तो उससे क्या, अभी जो आप पूछ रहे हैं ना, तो आप क्या कर रहे हैं, टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, टाइम बर्बाद कर रहे हैं। मैम बताइए। आप पढ़ाने का मौका दीजिए तब तो पढ़ाइए। स्पेशल लाइब्रेरी किसको कहते हैं? स्पेशल किसको कहते हैं? किसी खास चीज के लिए खास लाइब्रेरी जो होती है उसको स्पेशल लाइब्रेरी कहते हैं। तो किसी खास विषय पर पाठ्य सामग्री हो या फिर कोई शोध सामग्री जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेशल, जो खास चीज पे बना हुआ रहता है। जैसे कि विशिष्ट प्रकार का होता है, ये पुस्तकालय विशिष्ट प्रकार के होते हैं और इनका जैसे कैसे हो, क्या हुआ, इसका मेडिकल की लाइब्रेरी जैसे हो गया, चिकित्सा पुस्तकालय हो गया, या फिर इंजीनियरिंग की लाइब्रेरी हो गया, तो ये सब क्या हो गया, ये सब स्पेशल लाइब्रेरी के अंदर आ गया। इसमें मेडिकल वाले में क्या होगा, आपको सिर्फ मेडिकल से रिलेटेड ही बुक मिलेगा। जितना भी मेडिकल से रिलेटेड बुक खोजिएगा सारा बुक आपको वहाँ अवेलेबल होगा, वहां थोड़ी ना आपको इंजीनियरिंग की बुक मिलेगी। तो यही स्पेशल लाइब्रेरी होता है। स्पेशल लाइब्रेरी के अंदर क्या होता है कि जिस चीज के लिए वो स्पेशलाइज है वहां वही बुक आपको अवेलेबल होगा। यानी कि अगर आप मेडिकल कॉलेज में है, जैसे पटना में है पीएमसीएच, तो पीएमसीएच की लाइब्रेरी में जाइएगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको सिर्फ लाइब्रेरी में बुक मिलेगी मेडिसिन से रिलेटेड, यानी कि मेडिकल से रिलेटेड। चाहे मेडिकल के अंदर बहुत सारा होता है, मेडिकल की थोड़ी होती है, पैरामेडिकल वाले सब भी होते हैं, नर्सिंग का बुक होता है, नर्सिंग का बुक हुआ, फिजियोथेरेपिस्ट है, जो भी बहुत सारा, जो भी पैथोलॉजी वाले, तो जो से रिलेटेड यानी मेडिकल से रिलेटेड जितनी भी बुक होगी वो कहाँ होगी, वो जो जैसे हमने बोला कि पीएमसीएच की लाइब्रेरी है, तो पीएमसीएच की लाइब्रेरी है वहाँ सिर्फ मेडिकल से रिलेटेड, तो इसी वही हो गया स्पेशल लाइब्रेरी को कहते हैं। स्पेशल जो खास किसी इसके लिए होता है। उसमें जो है आपको अलग तरह की बुक नहीं मिलेगी। अगर इंजीनियरिंग की लाइब्रेरी में चले जाइए तो वहाँ सिर्फ इंजीनियरिंग से रिलेटेड मिलेगा। मैनेजमेंट की इसमें चले जाइए तो वहाँ सिर्फ आपको मैनेजमेंट की बुक मिलेगी। वहाँ आपको और सब बुक जो शायद कुछ मिल जाए, लेकिन मेन जो रहती है, प्राथमिकता जो रहती है वो उसी पर, क्योंकि वो उसी पे स्पेशल ही है, तो उसी को बोलते हैं स्पेशल लाइब्रेरी। नेशनल लाइब्रेरी क्या होता है? नेशनल लाइब्रेरी जिस पुस्तकालय का उद्देश्य राष्ट्र में उपलब्ध ज्ञान का संरक्षण करना होता है तथा संपूर्ण राष्ट्र की सेवा करना होता है। नेशनल लाइब्रेरी क्या है? जिस पुस्तकालय का उद्देश्य क्या है? राष्ट्र में उपलब्ध ज्ञान का संरक्षण करना तथा संपूर्ण राष्ट्र की सेवा करना। यहाँ नेशनल लाइब्रेरी, यहाँ का नेशनल लाइब्रेरी कहाँ? कलकत्ता जो है, कलकत्ता में यहाँ नेशनल लाइब्रेरी है। कलकत्ता की लाइब्रेरी जो है वो नेशनल लाइब्रेरी है। तथा आप लोग भी जानते ही होंगे ये सब चीज, कुछ लोग। संपूर्ण राष्ट्र की सेवा करना, उसे राष्ट्रीय पुस्तकालय कहते हैं। राष्ट्रीय पुस्तकालय नेशनल लाइब्रेरी किसको कहते हैं? जिस पुस्तकालय का उद्देश्य क्या होता है कि राष्ट्र में उपलब्ध जो ज्ञान है उसका संरक्षण करना तथा संपूर्ण राष्ट्र की सेवा करना, उसे को ही हम कहते हैं राष्ट्रीय पुस्तकालय या नेशनल लाइब्रेरी कहा जाता है। वहां पर क्या होता है? हर प्रकार के पाठक, वहां पे क्या है कि हर तरह के जो है पाठक होते हैं, उनके आवश्यकता अनुसार पाठन सामग्री का संकलन किया जाता है। वहां पे हर टाइप्स के जो है रीडर्स होते हैं, पाठक होते हैं, और उनकी आवश्यकता के अनुसार ही जो रीडिंग मटेरियल होता है उसका संकलन किया जाता है। भारत का राष्ट्रीय
पुस्तकालय कहाँ है? तो कोलकाता में है। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ? कोलकाता में व्यवस्थित है। भारत में जो है पुस्तकालय, राष्ट्रीय पुस्तकालय, नेशनल लाइब्रेरी कहाँ है? तो कोलकाता में। हाँ, कोलकाता में है। कोलकाता में जो है वो नेशनल लाइब्रेरी है। भारत में जो है नेशनल लाइब्रेरी कहाँ? कोलकाता में है। और इस पुस्तकालय की जो है स्थापना यानी राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना कब हुई थी? सन 1936 ईस्वी में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के नाम से हुई थी। पुस्तकालय की स्थापना, लाइब्रेरी की स्थापना जो हुई थी, राष्ट्रीय पुस्तकालय यानी नेशनल लाइब्रेरी की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? सन 1936 यानी 1936 ईस्वी में कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी के नाम से हुई थी। कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी के नाम से हुई थी। कब हुई थी? 1936 ईस्वी में हुई थी। जिसे सन 1902 ईस्वी में इंपीरियल लाइब्रेरी में मिला दिया गया। 1936 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के नाम से हुई और 1902 ईस्वी में इंपीरियल लाइब्रेरी में मिला दिया गया। आजादी के बाद 1948 में इसको राष्ट्रीय पुस्तकालय घोषित किया गया। इसको कब राष्ट्रीय नेशनल लाइब्रेरी कब माना गया? तो आजादी के बाद 1947 में हमारा देश आजाद हुआ और उसके बाद जो है इसको राष्ट्रीय पुस्तकालय यानी नेशनल लाइब्रेरी का इसको कब मिला ये? तो 1948 में जो है राष्ट्रीय पुस्तकालय घोषित किया गया। इसको कलकत्ता नेशनल लाइब्रेरी जो है उसको कब किया गया कि नेशनल लाइब्रेरी है? तो इसको 1948 में और 1953 में जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आजाद थे उन्हीं के द्वारा इसको खोला गया था। 1953 में जो शिक्षा मंत्री थे अब्दुल कलाम आजाद द्वारा इन सभी भारतीयों के लिए खोल दिया गया था। इसको कब खोल दिया गया था? ये नेशनल लाइब्रेरी को सबके लिए यानी कि जो है ना जैसे बुक ऑफ ये रंगनाथन का जो क्या है लॉ है ना कि बुक्स आर फॉर ऑल, सबके लिए है, पुस्तक सबके लिए है। कौन सा लॉ है? तो सेकंड लॉ है। इस लॉ को जो है ना 5 लॉ जो है इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे नहीं बहुत अच्छे से पढ़िएगा, समझिए कि हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं। जो क्वेश्चन है एग्जाम में क्वेश्चन इससे आता है। 5 लॉ है, वो 5 लॉ में से कोई भी एक लॉ जो है एग्जाम में पूछ लेता है, कभी फर्स्ट, कभी सेकंड, कभी थर्ड। आप क्वेश्चन उठा के 1-2 साल का देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगी मेरी बात जो हम बता रहे हैं क्या बता रहे हैं। वो आज इसको पूछता है कि रंगनाथन ने जो 5 लॉ दिए हैं तो उस लॉ में से कोई भी एक पुस्तक उपयोग के लिए जो है वो फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, फोर्थ लॉ, 5 लॉ कोई भी एक लॉ पूछ सकता है। और कभी-कभी तो पूरा 5 लॉ पूछ लेता है, लेकिन अक्सर जो है एक ही लॉ पूछता है। कभी-कभार ऐसा होता है कि 5 लॉ भी पूछ लेता है, लेकिन 5 लॉ कम पूछता है ज्यादातर। कभी किसी सेट अगर 3 सेट का क्वेश्चन है तो किसी सेट में फर्स्ट लॉ पूछा तो किसी में सेकंड पूछे हुआ होगा, किसी में थर्ड पूछे हुआ, तो इस तरह से कोई भी लॉ पूछ लेता। तो इसको जो इम्पोर्टेंट नहीं बल्कि इस चैप्टर को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर देना। वहाँ पे चैप्टर जिसके पास है और या तो नहीं है तो कॉपी पेन लेके बैठे हुए हैं तो वहाँ पे क्या कर देना है, लिख लेना है, बुक में नहीं तो डबल टिक लगा लेना है। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको हमको अच्छे से पढ़ना है। और ये टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी बता रहे हैं तो टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी से भी एक क्वेश्चन आता है। क्या कौन सा क्वेश्चन आएगा वो हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि वो डिपेंड करता है कि क्या मार्क्स है वो हमको नहीं मालूम है। टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी जो है वो पब्लिक लाइब्रेरी है, एकेडमिक लाइब्रेरी है, नेशनल लाइब्रेरी है या फिर स्पेशल लाइब्रेरी है। 3-4 लाइब्रेरी जो है इसमें से कोई भी लाइब्रेरी का एग्जाम में पूछा जाता है। राष्ट्रीय पुस्तकालय से तात्पर्य क्या है कि एक ऐसे पुस्तकालय जहाँ राष्ट्र की साहित्यिक भौतिक धरोहर को एकत्रित कर कानून की स्मृति से सुरक्षित रखा जाता है। क्या है कि राष्ट्रीय पुस्तकालय में क्या है कि वहाँ जो साहित्यिक पुस्तक हो या फिर भौतिक धरोहर हो सबको एक जगह जमा करके कानून की सम्मति से यानी कानून से ये करके उसको सुरक्षित रखा जाता है। और इस संदर्भ में पुस्तकालय विज्ञान की जो जनक है, पुस्तकालय विज्ञान के जनक कौन है? डॉक्टर के रंगनाथ है, जिनका पूरा नाम क्या है? श्याली रामा
रामा मिश्र रंगनाथन। डॉक्टर एस आर रंगनाथन का नाम है श्याली रामा मिश्र रंगनाथन। क्या नाम है? क्या बोला है, जो लाइब्रेरी है ये एक ऐसा केंद्रीय स्थल है जहाँ विचार रूपी ऊर्जा को एकत्रित कर उसका प्रसारण एवं संरक्षण किया जाता है। डॉक्टर रंगनाथन ने क्या बोला है कि लाइब्रेरी एक ऐसा सेंटर है, ऐसा स्थल है जहाँ विचार रूपी ऊर्जा जो होती है उसको एक जगह जमा करके उसका प्रसारण किया जाता है और संरक्षण भी किया जाता है। ये डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने बोला। इसमें अभी बहुत सारी और भी बातें हैं, लेकिन हम शॉर्ट में आपको बता रहे हैं। आपके बुक में पूरा डिटेल दिया हुआ है, ये बहुत बड़ा है, लंबा है, हर एक चीज अगर इसमें बताएंगे तो बहुत ज्यादा है। मैम यूनेस्को के बारे में थोड़ा बताइएगा। यूनेस्को के बारे में हाँ बताएंगे, इसलिए तो बोला कि इसको बस इतना ही पे ये कर दे रहे हैं। अब पहले सुनो, ये पुस्तकालय अधिनियम, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन भी जो है इम्पोर्टेंट चैप्टर है, समझा? पुस्तकालय अधिनियम, पुस्तकालय अधिनियम अभी जो पढ़ा रही है कौन से चैप्टर से है? अभी जो हम पढ़ाया वो टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी पढ़ाया जी, जिसमें 4 टाइप्स पढ़ाया, बहुत लॉन्ग में नहीं फर्स्ट चैप्टर से है या सेकंड वाला? थर्ड पेपर खोलिए, कंटेंट में जाइए, सुनिए ना, बुक खोलिए और कंटेंट्स में जाइए, और कंटेंट्स में जाकर के कंटेंट्स में जाकर देखिए कि कौन सा चैप्टर, मेरे ख्याल से चैप्टर 3 या 4 होगा। चैप्टर 3 है। हाँ तो चैप्टर 3 है, तो चैप्टर 3 में जाकर के देखिए ये इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन सा क्वेश्चन आता है। चैप्टर 3 है मैम लाइब्रेरी लेजिस्लेशन पढ़ाइए ना। लाइब्रेरी लेजिस्लेशन आवाज नहीं कर रहा, जो आवाज करते हैं वही बहुत दिक्कत वाली बात है। हेलो, आवाज कीजिएगा, देखिए आवाज कीजिएगा तो नुकसान किसका होगा, मेरा थोड़ी ना होगा, नुकसान आपका होगा, आपका ही जो है टाइम वेस्ट होगा। हेलो लाइब्रेरी लेजिस्लेशन किसको कहते हैं? लाइब्रेरी जिसको हिंदी में बोलते हैं लाइब्रेरी अधिनियम। अधिनियम उसे कहते हैं जो कानून के पालन, अधिनियम किसे कहते हैं? वैसे कानून को कहते हैं जो सरकार द्वारा बनाया जाता है। अधिनियम बोलते हैं, अधिनियम बोलते हैं वैसे कानून को जो सरकार द्वारा पारित किया जाता है या बनाया जाता है। जहाँ पुस्तकालय अधिनियम का सवाल होता है वहाँ वैसा कानून जिसका सरकार द्वारा पुस्तकालय सेवा का विकास एवं संचालन को स्थायित्व प्रदान करने हेतु बनाया जाता है। यानी अधिनियम किसको कहते हैं? तो अधिनियम कहते हैं जो कानून बनता है, जिसके द्वारा सरकार के द्वारा जो कानून बनता है उसी को हम लोग अधिनियम कहते हैं। पुस्तकालय अधिनियम के माध्यम से सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए वित्तीय प्रबंध, यानी पुस्तकालय अधिनियम के लिए जो होता है पुस्तकालय अधिनियम जो होता है क्या, पुस्तकालय अधिनियम के माध्यम से क्या होता है, पब्लिक लाइब्रेरी के लिए वित्तीय प्रबंध के साथ साथ और भी सुविधा जो है विकसित किया जाता है। इसके अलावा इसके माध्यम से करों का प्रावधान किया जाता है, मतलब टैक्स का भी प्रावधान किया जाता है, ताकि इस राशि से पब्लिक लाइब्रेरी हेतु धनों का प्रबंध किया जा सके। क्या बोला जा रहा है कि लाइब्रेरी क्या बताया कि लाइब्रेरी जो है पुस्तकालय अधिनियम क्या है, वैसा कानून होता है जो सरकार के द्वारा पारित किया जाता है, सरकार के द्वारा बनाया जाता है। जहाँ पुस्तकालय अधिनियम होता है वैसा कानून जिसके सरकार द्वारा पुस्तकालय सेवा के विकास एवं संचालन को स्थायित्व प्रदान करने हेतु बनाया जाता है। पुस्तकालय अधिनियम के माध्यम से पब्लिक लाइब्रेरी के लिए, पुस्तकालय अधिनियम के माध्यम से क्या होता है, पब्लिक लाइब्रेरी के लिए वित्तीय सहायता, यानी कि जो फाइनेंशियल जो होता है प्रबंध जो किया जाता है पब्लिक लाइब्रेरी के लिए, तो किससे किया जाता है, तो सरकार के इसके द्वारा सार्वजनिक पुस्तकालय हेतु धनों का प्रबंध किया जाता है। क्या होता है, सार्वजनिक पुस्तकालय हेतु धनों का प्रबंध किया जाता है। सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा द्वारा ही जन जन को शिक्षित बनाकर, जो पब्लिक लाइब्रेरी ही है ना, जो सबको जन जन को शिक्षित बनाकर उसमें राष्ट्रीय एवं शैक्षणिक चेतना विकसित किया जा सकता है। और बिना पुस्तकालय अधिनियम के
पब्लिक लाइब्रेरी का में पढ़ा। विकास संभव नहीं है बिना जो है अधिनियम के। जो पब्लिक लाइब्रेरी का विकास, पब्लिक लाइब्रेरी अधिनियम है क्या, तो वो जो कानून, जो सरकार द्वारा जो कानून पारित किया जाता है उसी को शॉर्ट में समझिए कि अधिनियम किसको कहते हैं। तो अधिनियम जो कानून पारित किया जाता है सरकार के द्वारा, वो अधिनियम या लेजिस्लेशन कहते हैं। और इसके लिए ज्यादा लाभदायक है तो ये पब्लिक लाइब्रेरी के लिए, सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए। अभी तक यहाँ जो है सबसे पहले ये कहाँ ये हुआ था अधिनियम का, जो ब्रिटेन ने सन 1850 में पुस्तकालय अधिनियम पारित किया था। सर्वप्रथम या सबसे पहले जो है ब्रिटेन में 1850 में पुस्तकालय अधिनियम पारित किया गया था और उसके बाद अन्य देशों में इसके लिए प्रयास किया गया। पुस्तकालय अधिनियम तैयार करने की दिशा में सर्वप्रथम प्रयास किसका था, तो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जो लाइब्रेरी साइंस के जनक थे, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा किया गया। 1930 में बनारस में आयोजित ऑल एशिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस आदर्श पुस्तकालय अधिनियम का एक प्रारूप पेश किया गया। क्या किया गया? ऑल एशिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 1930 में, कहा तो बनारस में ऑल एशिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस आदर्श पुस्तकालय अधिनियम का एक प्रारूप पेश किया गया। वर्तमान में विभिन्न राज्यों द्वारा जो पुस्तकालय अधिनियम पारित किया गया वो वास्तव में इसी प्रारूप का रूपांतरित स्वरूप है। जो अभी जो भी पारित हुआ है अधिनियम वो सब उसी का प्रारूप है। ऑल इंडिया एशिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का जो है अभी वर्तमान यानी 2015 से समय से लेकर के अभी तक जो है 19 राज्य में पुस्तकालय अधिनियम पारित हो चुका है। अभी तक कितना राज्य में हो चुका है? तो 19 राज्य में हो चुका। ये आपके बुक में दिया हुआ होगा, 19 राज्य का नाम जो है वो दिया हुआ होगा। मैम रिसेंटली नाम बता दीजिए। मैम लाइब्रेरी अधिनियम जो है ना, पुस्तकालय अधिनियम, वो आपके चैप्टर में दिया, उसमें दिया हुआ होगा। किसमें? आपके लाइब्रेरी दिया हुआ होगा। और ये भी चैप्टर इम्पोर्टेंट चैप्टर, देखिए हम पढ़ाते जा रहे हैं आपको अलग। पेज नंबर 90 में है, पेज नंबर 90 में देख लीजिए, खोल लीजिए, बुक खोल लीजिए, सामने देखिए, समझ में आएगा। मैम बुक लाइब्रेरी 17 राज्य में अभी तक किया है। पुस्तकालय अधिनियम जो है ये भी इम्पोर्टेंट, देखिए आपको अलग से पूछने तो हम बता दे रहे हैं कौन कौन चैप्टर इम्पोर्टेंट है। आपको अभी तक जो पढ़ाते जा रहे हैं हमको बताते जा रहे हैं कि ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर जो नहीं भी पढ़ा पाएंगे तो भी बता देंगे कि ये चैप्टर पढ़ लीजिए, इससे क्वेश्चन आता है। मैम अभी आप बोली 19 राज्यों में हुआ है, बट की किताब में लिखा हुआ है 19 राज्य जो है ना आपके इसमें दिया हुआ होगा। मद्रास, इसको तमिलनाडु, मैडम पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1948, बुक में 17 दिया हुआ है। 19 मद्रास में हुआ है। आंध्र प्रदेश, देखिए हम बोल रहे हैं मद्रास आंध्र प्रदेश में हुआ, कर्नाटक में हुआ है, महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है, बंगाल है, मणिपुर है, हरियाणा है, केरला है। बोलिए क्या बोल रहे हैं? हेलो हेलो। हाँ मैडम, जैसे कि पूछे 2021 में जो हुआ था उसी तरह का मतलब क्वेश्चन दिल्ली नहीं है। मद्रास, क्वेश्चन ही नहीं समझ पा रहे तो हम क्या सोच। मिजोरम, पांडिचेरी, उड़ीसा, गुजरात, उत्तरांचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश। हाँ, गुजरात है, गोवा है, मिजोरम है, उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, राजस्थान है, पांडिचेरी है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, अरुणाचल प्रदेश है, गोवा, हरियाणा, केरल, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, में नहीं है मैडम, इसमें अरुणाचल प्रदेश नहीं है। लिख लीजिए, नहीं है तो लिख लीजिए उसको। अरुणाचल प्रदेश कब आया है? 2009 में अरुणाचल प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2009, लिख लीजिए उसको। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। और दिल्ली उल्ली नहीं है। छत्तीसगढ़ में कौन सी ईयर में?
अरुणाचल प्रदेश क्या बोले मैम, फिर से बोलिए। अरुणाचल प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2009। एंड छत्तीसगढ़ मैम, छत्तीसगढ़ कौन सा ईस्वी में हुआ था? मद्रास 1948, आंध्र प्रदेश 1960, कर्नाटका 1965, महाराष्ट्र 1967, वेस्ट बंगाल 1979, मणिपुर। हेलो मैम, बुक में दिया हुआ है। पूरा दिया हुआ है। छत्तीसगढ़ बताइए ना, छत्तीसगढ़ दिया हुआ है 2007, छत्तीसगढ़ 2007 में। 2007 में। हाँ, छत्तीसगढ़ 2007 में और अरुणाचल प्रदेश 2009 में। यस मैम। जी कंप्लीट हो गया 19 को टोटल। 19 तो हो गया। जी जी। अब इसमें भी 5 राज्य है जहाँ जो है टैक्स लगता है। इसको आप गूगल में सर्च कीजिएगा या फिर बुक में पढ़िएगा, इसमें दिया हुआ होगा कि 5 राज्य ऐसा है जहाँ इसमें मैम छत्तीसगढ़ टैक्स लगता है। लाइब्रेरी 2007। मैम छत्तीसगढ़। इसका उद्देश्य क्या होता है? किसी भी राज्य में जो पुस्तकालय अधिनियम का क्या आवश्यकता, क्या उद्देश्य होता है? तो कानूनी संरक्षण के हेतु बनाया जाता है, वित्तीय आधार हेतु, यानी वित्त में जो है सुधार हो, पुस्तकालय की स्थिति में सुधार हो, निःशुल्क पुस्तकालय सेवा हेतु, निरंतर विकास हेतु, ये सब के लिए जो है इसका आवश्यकता होती है। क्या क्या होता है? तो कानूनी संरक्षण हेतु, कानूनी संरक्षण के लिए किया जाता है। पुस्तकालय अधिनियम की आवश्यकता जो होती है किस किस चीज के लिए? तो कानूनी संरक्षण के लिए, पुस्तकालय की। मैम क्वेश्चन बता दीजिएगा। मैम 2017 में क्वेश्चन आया है, अधिनियम पुस्तकालय अधिनियम के संघटक क्या है? ये संघटक मतलब क्या के बारे में लिखना है। संगठन होगा पूरा पुस्तकालय संघटक है, संघटक। उन्होंने संगठक रहे या कुछ रहे, वही पुस्तकालय लाइब्रेरी के बारे में पूरा लिख देना। संगठक रहे या जो भी रहे, उसके जितनी आवश्यकता वगैरह जो भी दिया हुआ है ना, सबको डाल देना है। पुस्तकालय अधिनियम की आवश्यकता क्या क्या आवश्यकता है? तो कानूनी संरक्षण के लिए, उसकी स्थिति में सुधार के लिए, जहाँ पुस्तकालय नहीं है वहाँ पुस्तकालय बनवाने के लिए, पुस्तकालय की स्थिति में सुधार लाने के लिए, उसके निःशुल्क जो है सेवा प्रदान करने के लिए, सरकार द्वारा वित्तीय सहायता देने के लिए, पुस्तकालय का आंदोलन तेज करने के लिए, पुस्तकालय के निरंतर विकास के लिए, प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, और साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए, यानी जो साक्षर नहीं है उसको भी साक्षर करने के लिए, इसको भी बढ़ावा देने के लिए, प्रौढ़ शिक्षा जो है उसको भी बढ़ावा देने के लिए, ये सब जो है अधिनियम, तो पुस्तकालय अधिनियम की आवश्यकता है। और फिर उसका 19 राज्य जो है उसको पढ़ लेना है। पहले जो है अगर ये क्वेश्चन किसी भी रूप में आ गया तो सबसे पहले क्या करना है, पुस्तकालय अधिनियम किसको कहते हैं उसके बारे में लिखना है, और लिखने के बाद फिर उसकी जो है क्या उद्देश्य है, क्या आवश्यकता है वो लिख देंगे। फिर अगर और उसको बढ़ाना है तो उसके कंपोनेंट्स को भी लिख देंगे, यानी उसके जो तत्व अधिनियम के तत्व है कि राज्य स्तरीय प्राधिकरण, पुस्तकालयों का नेटवर्क, वित्तीय प्रावधान, कर्मचारी का दर्जा, मतलब इस तरह से करों का जो है प्रावधान, तो ये सब जो है वो लिख देंगे। उसके बाद जो अगर आ गया कि पुस्तकालय कौन कौन राज्य में जो है अधिनियम जो है ये हुआ है, और नहीं भी आया तो भी इसको लिख देंगे। और कभी कभी क्या आता है कि ये जैसे 19 राज्य में है तो ये 19 राज्य को हम लोग लिख देंगे, जो 19 राज्य है। अब फिर उसमें से कोई एक राज्य के बारे में आ जाता है लिखने के लिए, जैसे बिहार है, बिहार पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2008, तो उसी के बारे में आ जाएगा, बिहार पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के बारे में लिखिए। या फिर मद्रास तमिलनाडु है या महाराष्ट्र है, कोई भी एक है उसको भी एक बार उठा के दे देता है कभी कभार कि उसके बारे में। कभी तो ऐसे ही सीधा सीधी क्वेश्चन रहता है तो अपना डाल दिया, ये 1900 को याद कर लेना है, ये 1900 को डाल देना है। कभी कभी क्या रहता है कि ये इतना लिख लिया, उसमें से फिर आ जाता है कि किसी एक के बारे में पूरा विस्तार से लिखिए, तो किसी एक के बारे में कोई भी दिया हुआ रहता है। मान लीजिए 4 ठोड़ेगा ऑप्शन में, उनमें से कोई एक नहीं आएगा तब क्या करें? क्या 4 ऑप्शन में नहीं समझा?
मतलब पुस्तकालय अधिनियम है ना, मद्रास, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा से कोई एक पूछा जाए और वो याद नहीं रहे तो क्या करेंगे? छोड़ दे। याद नहीं रहता तो क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। मैम आदर्श पुस्तकालय अधिनियम क्या होता है? मैम आदर्श पुस्तकालय अधिनियम क्या होता है? वही है आदर्श गांव में, गांव के जो आदर्श, जैसे आदर्श विद्यालय होता है ना, उसमें 19वां नंबर क्या है? मैम बताइए आदर्श पुस्तकालय अधिनियम क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए। समझा रहा है। किताब नहीं है इसके पास लगता है। तुम्हारे पास है तो हेलो, अधिनियम पेज नंबर 87 में है मैम। 87 में है। आदर्श पुस्तकालय किस पेज नंबर में है? 87 कितना? सोर्स मैम इसमें विशेषता बताएंगे। अधिनियम का उद्देश्य पूछे तो क्या? हेलो मैम, 19वां बोले थे। क्या बोल रहे हैं? आवाज नहीं मिल रही है। क्या बोल रहे हैं आप लोग? एक साथ बोलते हैं ना तो आवाज नहीं मिलता है। आदर्श पुस्तकालय अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं। क्वेश्चन है। हेलो मैम आदर्श में पढ़ लो। एक आदमी कुछ आवाज ही नहीं मिल पाती, घनघनाने लगता है। आदर्श पुस्तकालय अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं ग्रुप में डाल दिए, ग्रुप में देख लीजिए। आदर्श पुस्तकालय अधिनियम। जी जी अरे वही पुस्तकालय अधिनियम को लिख देना है। आदर्श पुस्तकालय अधिनियम कोई अलग चीज नहीं हो गया। चल बताओ। क्वेश्चन को क्या करता है ना, क्वेश्चन को घुमा घुमा के चेंज कर देता है। वही चीज रहता है, आंसर सेम रहता है लिखना, लेकिन खाली क्वेश्चन को क्या कहते, कहीं पे संगठक कर देगा तो कहीं पे क्या बोला आदर्श पुस्तकालय कर देगा। तो सारा चीज सेम है, खाली उसमें चेंज कर देता है क्वेश्चन को, घुमा फिरा के आंसर जो है वही आएगा। मैम एक मेरा क्वेश्चन पूछ दो, इसमें सिर्फ विशेषता पूछा है तो सिर्फ विशेषता लिखेंगे या पूरा सब कुछ लिखेंगे? नहीं, पूरा अधिनियम लिखने के बाद विशेषता लिखना है। ओ सिर्फ विशेषता नहीं लिखना है। ऐसे ही हम जैसे कि एक क्वेश्चन था सिर्फ उसकी विशेषता कैसे लिखोगे? पहले उसके बारे में कुछ लिखोगे तब उसकी विशेषता। हाँ, उसके बाद विशेषता लिखोगे। आपके बारे में हम कुछ जानेंगे तब ना आपकी हम खूबी बयान करेंगे कि आप जो हो ऐसे हो वैसे हो, उसको जितना हम बढ़ा सकें, जितना समझ गए मैम। लेकिन पुस्तकालय का कार्य बताइए, तो पुस्तकालय का बताएंगे या चलने नहीं दे रहा है। उसके पास? अरे 145 में ना क्वेश्चन पूछना था, लास्ट में पूछना था जी। अब पूछोगे टेस्ट नहीं हो रहा है। क्वेश्चन पूछने कितना बजे? इम्पोर्टेंट पढ़ाइए मैम। टाइम नहीं मैम, आप पढ़ाइए अभी मैम, पढ़ाइए। 10 मिनट और बचा है मैम, 10 मिनट और बचा है मैम, पढ़ा दीजिए। उससे क्वेश्चन 10 मिनट और बचा है, 10 मिनट और पढ़ लो। उसके बाद जो है ना पूछना, जो पूछना होगा पूछना एक एक करके, एक बार आवाज करके नहीं ना, तो फिर एक बार आवाज करके बोलोगे तो फिर किसी को कुछ न बता पाएंगे। आप लोग पहले म्यूट करिए, सब म्यूट करिए। ओके मैम, पुस्तकालय संगठन पढ़ाइए। क्या पढ़ाते हैं? संगठन जी, पुस्तकालय संगठन। पेज नंबर कितना? पुस्तकालय संगठन पढ़ाइए। पेज नंबर 103। आइसलिंग पढ़ाते हैं? नहीं मैम, रिसोर्स शेयरिंग पढ़ा दीजिए। रिसोर्स शेयरिंग क्या? रिसोर्स शेयरिंग पढ़ा दीजिए। संसाधन तो आपका ऑफिस बंद है? शेयरिंग पीछे हो गया, संगठन सब में आएगा इसका क्वेश्चन। देखो तो इसको निकल वैसे ही जाइए। मोटी तौर पर हम पूरा बहुत ज्यादा इसमें नहीं बताएंगे, थोड़ा बहुत बता देते, समझ वैसे भी तो घरे पे है, निकल जाइए। सिर्फ समझा दीजिए, समझाइए। रिसोर्स शेयरिंग क्या होता है? रिसोर्स शेयरिंग हो या फिर क्या बोलते हैं लाइब्रेरी कॉर्पोरेशन हो, लाइब्रेरी कॉर्पोरेशन, रिसोर्स शेयरिंग, इंटर लाइब्रेरी लोन, ये सब क्या होता है? सेम होता है। क्या होता है कि रिसोर्स शेयरिंग किसको कहते हैं? लाइब्रेरी कॉर्पोरेशन या रिसोर्स शेयरिंग जो दो लाइब्रेरी से, मतलब जैसे एक लाइब्रेरी नालंदा ओपन की लाइब्रेरी है और दूसरी लाइब्रेरी पटना यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी, तो दो लाइब्रेरी से जो एक दूसरे से जो
होकर के जो सेवा प्रदान किए जाते हैं। जैसे मान लो कि मेरे लाइब्रेरी में कुछ बुक है और फिर वो यूजर्स चाह रहा है कि मुझे ये बुक ना बल्कि दूसरे बुक, तो हर लाइब्रेरी को संभव नहीं होता है कि सारा का सारा बुक को मंगवाया जाए और उसको जो है ये किया जाए। लेकिन क्या काम होता है एक लाइब्रेरियन का कि जो भी लाइब्रेरी में आया है उसको आपको संतुष्ट करना है, उसको जो है आपको ये करना है। तो उसी को रिसोर्स शेयरिंग कहते हैं। रिसोर्स शेयरिंग वो है जो वैसे व्यवस्था को कहेंगे या वैसे लाइब्रेरी को कहेंगे जिसमें दो या दो से अधिक, दो लाइब्रेरी हो या फिर दो लाइब्रेरी से अधिक हो या फिर कोई संस्था हो, लाइब्रेरी हो या संस्था कुछ भी हो सकता है, दो या दो से अधिक संस्थाएं अपने संसाधनों का जो जिनके पास मतलब अगर कोई भी संस्था है वो अपने संसाधनों का जो उपयोग करने के लिए कार्य करती है, जो काम करती है, दो या दो से अधिक संस्थाएं अपने संसाधनों का उपयोग करने के लिए जो कार्य करती है उसे संसाधन साझेदारी यानी लाइब्रेरी रिसोर्स शेयरिंग कहते हैं। रिसोर्स शेयरिंग कह सकते हैं या फिर उसको लाइब्रेरी कॉर्पोरेशन कहते हैं, समझा? वो व्यवस्था तो दो या दो से अधिक संस्थाएं अपने संसाधनों का उपयोग करने के लिए कार्य करती है उसे संसाधन साझेदारी कहते हैं या रिसोर्स शेयरिंग कहते हैं या फिर लाइब्रेरी कॉर्पोरेशन भी कहते हैं। इंटर लाइब्रेरी लोन भी कहा जाता है। ये तीनों चीज होता है। इसमें क्या होता है कि जो स्टाफ होता है उसका एक्सचेंज का एक भाग होता है, स्टाफ एक्सचेंज किया जाता है, उसको कोई संसाधन साझेदारी कहा जाता है। रिसोर्स शेयरिंग क्या होता है? ग्रंथालय सहयोग का एक भाग होता है। रिसोर्स शेयरिंग क्या होता है? जो ग्रंथालय जो होता है लाइब्रेरी का एक भाग होता है, वहाँ क्या होता है पुस्तकों का अर्जन होता है, पुस्तकों का आदान प्रदान यानी इशू रिटर्न जो लेना देना होता है, पुस्तकों का संग्रह, ये सब संसाधन साझेदारी के अंदर रिसोर्स शेयरिंग के अंदर आता है। रिसोर्स शेयरिंग जिन क्षेत्रों में संभव हो वहाँ ग्रंथालय कार्य, ग्रंथालय सामग्री और ग्रंथालय सेवा होता है। रिसोर्स शेयरिंग जो होता है जिन क्षेत्रों में संभव होता है वहाँ क्या है ग्रंथालय का जो कार्य है या सामग्री या फिर सेवा होता है। इंटर लाइब्रेरी लोन के अंतर्गत भी वही होता है। इंटर लाइब्रेरी लोन का अर्थ भी वही होता है कि सहभागिता कहिएगा या रिसोर्स शेयरिंग कहिए, इंटर लाइब्रेरी लोन भी उसी को कहा जाता है। यूनियन कैटलॉग जो है उसका एक उदाहरण है। रिसोर्स शेयरिंग का जो है यूनियन कैटलॉग भी वही है कि दो या दो से अधिक जो है लाइब्रेरी का जो कार्ड होता है उसको एक जगह संस्था जो है उसको जो है शेयर करते हैं और उसी को बोलते हैं यूनियन कैटलॉग। तो इसीलिए कहते हैं कि यूनियन कैटलॉग भी उसका जो है एक उदाहरण है। किसका? रिसोर्स शेयरिंग का। रिसोर्स शेयरिंग का एक उदाहरण जो है वो यूनियन कैटलॉग है। भारत में जो है इंडिया में इंटर लाइब्रेरी रिसोर्स जो सेंटर है कहाँ है? तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी JNU विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में स्थापित है। इंटर लाइब्रेरी लोन का जो ये है वो कहाँ है? तो JNU विश्वविद्यालय जो है वहाँ ये स्थापित है। लाइब्रेरी जो है रिसोर्स शेयरिंग जो है रिसोर्स शेयरिंग हेलो रिसोर्स शेयरिंग क्या है? पुस्तकालय में रिसोर्स शेयरिंग का कार्य करने का ऐसा तरीका जिससे अनेक पुस्तकालय सामान्य कार्य में अधिकतम सकारात्मक रूप से सहभागित कर सके। यानी पहला तो बात हमने बताया कि रिसोर्स शेयरिंग किसको कहते हैं? ये वो व्यवस्था होता है जिसमें दो या दो से अधिक संस्थाएं जो होती हैं अपने संसाधनों का उपयोग करने के लिए कार्य करती हैं और उसे संसाधन साझेदारी या रिसोर्स शेयरिंग कहते हैं। रिसोर्स शेयरिंग भी जो है रिसोर्स शेयरिंग कार्य करने का ऐसा तरीका है जिससे पुस्तकालय सामान्य कार्य में अधिकतम सकारात्मक रूप में सहभागिता कर सके। मोटा मोटी रिसोर्स शेयरिंग को ये समझिए कि रिसोर्स शेयरिंग जो है वो क्या है? दो या दो से जो अधिक संस्था मिलकर के जो ये कर रहे हैं, मतलब हर इसको ये करना, हर मटेरियल को खरीदना संभव नहीं है। और एक लाइब्रेरी का काम क्या होता है कि जो भी यूजर्स या जो भी पाठक लाइब्रेरी में आ रहे हैं उनको संतुष्ट करना होता है, उनको आपको मटेरियल प्रोवाइड करना होता है। तो
को आप एक लाइब्रेरी से ना करके बल्कि दूसरे लाइब्रेरी से इंटर लाइब्रेरी लोन के द्वारा या फिर रिसोर्स शेयरिंग के द्वारा उनको प्रोवाइड। इससे क्या होता है, मैन, मनी और मटेरियल की बचत भी होती है। इसमें मैन, मनी और यानी ट्रिपल एम, मैन, मनी और मटेरियल का भी बचत होता है, ट्रिपल एम। और संसाधन साझेदारी जो होता है वो 4 लेवल पर होता है, लोकल लेवल पर, रीजनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर भी रिसोर्स शेयरिंग है। मैम RRL एंड UGC क्या है? RRL होता है जिसको बोलते हैं राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1972 में। ये कहाँ है? तो कोलकाता, पश्चिम बंगाल में है। राजा राम मोहन राय फाउंडेशन की स्थापना जो हुई थी वो 1972 में हुई थी, पश्चिम बंगाल में। और ये इसका मुख्यालय जो है, इसका जो हेड ऑफिस है वो कोलकाता में है। ये जो है पब्लिक लाइब्रेरी के विकास के लिए कार्य करता है। RRLF जो है वो क्या करता है? पब्लिक लाइब्रेरी के विकास के लिए कार्य करता है। ये जो है RRLF जो है, मैम इसके क्या बता दीजिए। हेलो, बोलिए। सूचना के विकास में प्रमुख निबंध लिखना है इस पे, तो कैसे लिखेंगे? किस पर? चुप नहीं रहते एवं सूचना के विकास में निबंध लिखना है। तुम लोग बीच में बोलोगे जरूर है। आप लोग पढ़ने आइएगा ना, क्या क्लास करने आइएगा ना ऑफलाइन? तो जो नहीं समझ में आएगा तो उस टाइम में देखिएगा, अगर मिलेंगे नजर आएंगे तो पूछिएगा। आप वहाँ पे अवेलेबल नहीं है? के बारे में बता दीजिए। मेरा फेसबुक पे चेहरा दिख रहा है आपको कि हम कैसे दिख रहे हैं। UGC के बारे में बता दीजिए। UGC का अगर चेहरा दिख रहा है ना तो वहीं पर जो है, यहाँ पर अभी क्या है ना कि क्वेश्चन अगर हम आपको बताते रहेंगे तो फिर आप पढ़िएगा क्या? UGC के बारे में बता दीजिए। UGC का होगा मैम। सुन रहे हैं मेरे, आपकी आवाज आ रही है, आप लोग खनखनाने लगते हैं ना, वही थोड़ा दिक्कत होता है। राजा राम मोहन राय क्या है? राजा राम मोहन राय बताया वो क्या है? लाइब्रेरी फाउंडेशन। और किसके लिए कार्य करता है? तो ये पब्लिक लाइब्रेरी के विकास के लिए कार्य करता है राजा राम मोहन राय। ये जो है कब इसकी स्थापना हुई थी? तो 1972 में राजा राम मोहन राय का ये हुआ था, जो लाइब्रेरी जो बना था, राजा राम मोहन राय पुस्तकालय जो बना था वो 1972 में बना था। ये संस्थान मानव संसाधन विकास से जुड़े होने के कारण इसका अध्यक्ष मानव संसाधन विकास। इसमें जो होता है ये छोटे मोटे, इसके पूरा ये बताते नहीं है, थोड़ा बहुत बता दे रहे हैं। ये राजा राम मोहन राय फाउंडेशन क्या है? ये जो है पब्लिक लाइब्रेरी के लिए कार्य करता है। इसमें जो है एक अध्यक्ष होते हैं और बाकी जो होते हैं मानव संसाधन विकास या उनके प्रतिनिधि होते हैं। राजा राम मोहन राय जो है कि इसमें जो है RRLF जो है वो कैसे काम करता है? 50:50 के जो है 50:50 के हिसाब से काम करते हैं। 50 3 तरह से इसका कार्य करते हैं। राजा राम मोहन राय फाउंडेशन में जो है क्या 3 तरह से, एक होता है 50:50 के हिसाब से, किसके लिए होता है? तो डेवलप स्टेट जो होता है उसको सहायता करता है कौन? तो RRLF जो है 50:50 के से, यानी 50% जो है राजा राम मोहन राय फाउंडेशन जो है उसका हेल्प करता है और 50% जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको हेल्प करता है। कहाँ? तो डेवलप स्टेट जो होता है। और जो डेवलपिंग स्टेट होता है वो वहाँ क्या होता है? 60:40 का रेशियो होता है। तो 60% जो है RRLF करता है और 40% जो वहाँ का स्टेट गवर्नमेंट होता है। और तीसरा क्या है? ये सब नोट कर सकते हैं कि RRLF इसमें कितने राज है? 4 राज है ना? इसमें 4 राज है ना?
3 है, चेन्नई भी है। RRLF 90:10 के हिसाब से करता है, वो क्या है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की सहायता के लिए करता है। तो 90% जो उसका फाउंडेशन जो 90% जो देता है कौन देता है, वो राजा राम मोहन राय देता है, और 10% जो है वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट, जो यानी कहने का मतलब है कि जो डेवलप स्टेट है वो तो 50-50 का है, तो 50% ये राजा राम मोहन राय फाउंडेशन देते हैं, और 50% जो है वो जो स्टेट है वो स्टेट गवर्नमेंट देता है। डेवलपिंग में है 60-40 का, तो 60 जो है वो देते हैं राजा राम मोहन राय, और 40% जो देता है वो जो वहाँ का जो है गवर्नमेंट। और तीसरा जो बोला 19:10, तो 19:10 का क्या है कि 19 जो है वो राजा राम मोहन राय का फाउंडेशन, और 10% नॉर्थ ईस्टर्न के लिए, वो नॉर्थ ईस्ट वाले लोग के लिए। तो यही राजा राम मोहन राय का मेन चीज यही था। और यूजीसी ये जो क्या करता है, ये सार्वजनिक पुस्तकालय को सहायता प्रदान करता है, सरकार को ग्रंथालय कार्यक्रम में परामर्श देता है यानी एडवाइस देता है, देश के क्षेत्रीय ग्रंथालय सेवा केंद्र की स्थापना करता है, एक राष्ट्रीय ग्रंथालय नीति तैयार करता है, विभिन्न राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पारित करने तथा अपनाने के लिए राज्य सरकार को प्रोत्साहित करता है। इसका क्या काम है कि विभिन्न राज्य में जो है जो राज्य में जो पुस्तकालय अधिनियम, या अधिनियम क्या हुआ, कानून जो होता है, कानून पारित करने तथा अपनाने के लिए राज्य सरकार का प्रोत्साहित करता है। कौन, तो RRLF राज्य सरकार द्वारा स्टेट लाइब्रेरी प्लानिंग कमेटी के माध्यम से पब्लिक लाइब्रेरी को अनुदान देता है, अनुदान देने का काम भी करता है जो है RRLF इसको, तो पब्लिक लाइब्रेरी को, ये मेन पब्लिक लाइब्रेरी के लिए ही है। RRLF जो है वो पब्लिक लाइब्रेरी को ही सहायता प्रदान करता है, पब्लिक लाइब्रेरी के लिए ही जो है RRLF जो है वो पब्लिक लाइब्रेरी के लिए ही है। ये राज्य पुस्तकालय संघों को सम्मेलन और पुस्तक मेले के लिए सहायता प्रदान करता है, ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान में अनुसंधान को गति देता है। तो ये सारा काम किसका है, तो RRLF का जो है। यूजीसी क्या है? यूजीसी जो है ये भी उसी की जैसा, जैसे RRLF कैसे है, RRLF की तरह यूजीसी का भी काम है। वही है कि पब्लिक लाइब्रेरी के विकास में जैसे कैसे RRLF है, ठीक उसी प्रकार से, एकदम सेम उसी प्रकार से यूजीसी का भी वही काम है। ये किसके लिए होता है, एकेडमिक यानी शैक्षणिक और विश्वविद्यालय पुस्तकालय के लिए किया जाता है। यूजीसी के द्वारा ही जो नेट का परीक्षा होता है या लेक्चरशिप वगैरह का जो बहाली होता है, तो यूजीसी के द्वारा ही होता है। तो इसका भी वही काम है, सेम वही ये है जो RRLF का है, ठीक वही तरह क्या और वहाँ क्या था, पब्लिक लाइब्रेरी पर ज्यादा वहाँ है, और यहाँ क्या है, शैक्षणिक यानी एकेडमिक के लिए, शैक्षणिक और विश्वविद्यालय पुस्तकालय के विकास में। यूजीसी एक ऐसी संस्था है जो मानव संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ये जो ऐसी संस्था है, ये ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो मानव संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, और इसका जो है हेड ऑफिस कहाँ है, तो दिल्ली में है। शैक्षणिक पुस्तकालय से संबंधित इसके कार्य दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, इसका अलग है। ये यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, हाँ ये यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, ये अलग, ये जो है और काम वैसे ही करता है, वो पब्लिक लाइब्रेरी के लिए काम करता है RRLF जो है, और ये जो है यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी यानी एकेडमिक के लिए काम करता है। ये महाविद्यालय और विद्यालय पुस्तकालय को अनुदान देता है, जैसे वो कैसे देता है, सार्वजनिक पुस्तकालय को अनुदान देता है वो RRLF, और यूजीसी जो है वो महाविद्यालय यानी कॉलेज महाविद्यालय को पुस्तकालय को अनुदान देता है। और इसका जो है प्लान ईयर क्या होता है, 5 वर्षों का होता है। यूजीसी का जो प्लान ईयर होता है वो 5 इयर्स का होता है। ये शोध प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है और इसे कई तरह के शोध परियोजनाओं का संचालन किया जाता है। ये जो है क्योंकि यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का होता है क्या, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में शोध का कार्य ज्यादा होता है, वो खास रिसर्च के लिए ही यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का ही होता है। तो वही बोला कि शोध प्रवृत्ति को बढ़ावा देना होता है और शोध परियोजनाओं का संचालन किया जाता है। यहाँ यूजीसी जो है विश्वविद्यालय और महाविद्यालय पुस्तकालय के लिए पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर स्कूल का विकास किया गया। यूजीसी के ही द्वारा विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी और स्कूल का कॉलेज की जो लाइब्रेरी है उसके लिए
जो काम जो होता है सॉफ्टवेयर पर, तो कौन सॉफ्टवेयर पर होता है, तो सोल, SOUL, सोल विकास पर होता है। सॉफ्टवेयर उसका अलग है। हाँ, विश्वविद्यालय और महाविद्यालय पुस्तकालयों को सम्मेलन और पुस्तक खरीद के लिए सहायता प्रदान करता है। ये मेनली ये समझिए कि UGC जो होता है वो किसके लिए होता है, वो एकेडमिक के लिए होता है, और वो स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लिए कार्य करता है। और इसका प्लान यह है 5 साल पर इसका प्लान भी होता है। और ये जो है जैसे जो भी जैसे कॉलेज वगैरह में, यूनिवर्सिटी वगैरह में जो बहाली वगैरह होता है सब UGC के द्वारा ही होता है। जितना भी बहाली होता है सब UGC के द्वारा ही होता है। मैम असाइनमेंट का जो तीनों क्वेश्चन है मैम वो किस किस चैप्टर से है मैम? देख रहे हैं तो कुछ पता नहीं चल रहा है। क्वेश्चन आपका देखा थोड़ी है मैम। ये है पुस्तकालय अधिनियम क्या है मैम? पुस्तकालय अधिनियम क्या है? तो अभी जो अधिनियम पढ़ाया वही अधिनियम लिख देना है, बुक में तो आपके अधिनियम दिया ही हुआ है। अच्छा, आप भारत के पुस्तकालय एवं सूचना केंद्रों के विकास पर एक निबंध लिखे, तो क्या मतलब निबंध पुस्तकालय भारत में पुस्तकालय एवं सूचना केंद्रों के विकास पर एक निबंध लिखे, निबंध मतलब किस तरह से लिखेंगे मैम? तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा है मैम पुस्तकालय अधिनियम। अरे पहला क्वेश्चन है मैम, एक पुस्तकालय के विभिन्न कार्यों की व्याख्या कीजिए। फंक्शंस पहला क्या क्या कार्य है? हाँ, तो ये फर्स्ट चैप्टर में जो है मैम वही। वो अपने निकल जाएगा। मैम भारत में पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र के विकास में पंचवर्षीय योजनाओं की भूमिका के बारे में लिखने से पहले पुस्तकालय का इंट्रो देना पड़ेगा ना। प्लीज 1 by 1 प्लीज करके पूछो, एक करके पूछो। हेलो मैम इफ्ला क्या होता है? इफ्ला क्या होता है? इफ्ला के बारे में इफ्ला में देखिए ना, इफ्ला मिल जाएगा। इंस्टीट्यूशन है। मैम ये क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, 2015 में पूछा था। भारत में पुस्तकालय एवं सूचना केंद्रों के विकास में पंचवर्षीय योजना की भूमिका का वर्णन कीजिए। पंचवर्षीय योजना के अगर बुक में नहीं मिल रहा है तो उसको क्या कीजिए कि आप जाके नेट पर देखिए, सर्च कीजिए, क्योंकि स्मार्टफोन तो सबके पास है। गूगल पे ढूंढिए ना, 28 पेज नंबर पे है, देख लीजिए आप। इसके बारे में बताइए ने प्लीज। उसको सर्च कीजिए, जाके नेट पे सर्च कीजिए, जो नहीं मिल रहा है। इसलिए कि नंबर में है तो ठीक है। इसके बारे में बताइए ने प्लीज के बारे में लास्ट। हेलो मैम, हाँ बोलिए। इफ्ला बताइए मैम। इफ्ला मैम, इफ्ला बता दीजिए ना। इफ्ला एक समझा दीजिए ना थोड़ा सा। बोल रहा है जी मैम जी। कितना पेज? हेलो मैम, लाइब्रेरी 145 45 पेज नंबर। हेलो मैम, कह रहे हैं कि बुक से कोई भी क्वेश्चन असाइनमेंट में बना सकते हैं ना? हेलो, बुक से कोई भी क्वेश्चन असाइनमेंट में बना सकते हैं ना मैम? असाइनमेंट का जो भी क्वेश्चन है बुक से ही बनाइए, लेकिन असाइनमेंट का क्वेश्चन जो दिया हुआ है जो जिस पे 8 रुपया उसको आवाज बंद कीजिए, सब आवाज नहीं निकालिए। वो का 60 रुपया ये 8 रुपया वाला भी घोड़ाएगा तुम्हारा। ये असाइनमेंट का क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा? 3 बजे बोल रहे हैं बाप रे, फ्री में तुम नहीं बोले कि साइड पे दिया हुआ है, साइड पे करके नहीं बोला जाता है। वहीं से मिलेगा। हाँ, फ्री में हम ही भर देंगे, छोड़ दो। अरे चुप रहो। वाला टिकट भरना, फोन लेके बैठा रहना। हम ड्यूटी से जा ही 9:30 बजे तक, 10 बजे फोन करना रात को। अरे जो भी बात करें वो ऑफ कर लीजिए। सुनो ना, हेलो, में किसी का लैपटॉप नहीं है। मैम हम लोग का नहीं बनेगा। जो भी हेलो, कॉल पे हम अनम्यूट कर लिए। हेलो मैम मैम, असाइनमेंट नहीं बनेगा। देखना भरेगा तो ठीक है, नहीं तो हम भर देंगे।
अटेंडेंस नाम नहीं बनेगा हम लोग का। बारी बारी वो नहीं जाते हैं, कॉल बात कर रहा है। अटेंडेंस बन गया बाबू, अटेंडेंस के लिए फिक्र मत कीजिए, बन गया। क्या ये असाइनमेंट का कोई यूनिवर्सिटी से मिलेगा बनाने के लिए? ये ना जहाँ से आप एडमिशन लिया था, ना बोले हम, आवाज तो ये हुई है, जहाँ से एडमिशन लिया था, कॉपी मिला था मैडम, आउटबुक मिला था। तो वहीं आपको क्वेश्चन भी मिल जाएगा, या फिर फोन करके देखिए, हो सकता है कि आपको भेज दे क्वेश्चन। हेलो मैम, वेबसाइट पे दिया हुआ होगा, वेबसाइट पे डाला गया है, असाइनमेंट क्वेश्चन एनओयू वेबसाइट पे अवेलेबल है। वेबसाइट पे अवेलेबल है। फाइनल एग्जाम कब होगा? एग्जाम कब हो रहा है? एग्जाम आपका हो, अरे पहले पढ़ लो सर, नहीं बता सकते हैं कि मार्च में होगा। तैयारी हो गया, एग्जाम खोज रहा है, हम तो सोचे मैम नहीं बनाया, बना दीजिएगा। क्या क्यों कर रहे हैं यार? इतना सा के बारे में बताइए, वो सब छोड़िए, इफ्ला के बारे में बता दीजिए थोड़ा सा। आप बताइए, वो ऐसे बोलते रहता है। पढ़ाइए पढ़ाइए, बताइए आप इन लोग को बात करने दीजिए, पढ़ाइए आप, हो जाएगा। करो करो, तुम लोग बात कर रही हो, नहीं रहता मैम, बस बहस करने तो म्यूट करो। कोई फर्क ना पड़ता, म्यूट करो और टाइम भी कहाँ से आ जाती है कहाँ। मैम बोलिए, बताइए मैम। जो है वो इफ्ला का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड, ये जो है एक एसोसिएशन है, ये एसोसिएशन है। इफ्ला जो है वो क्या है? एक एसोसिएशन है ये। इसका जो है पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा फुल फॉर्म आपके बुक में भी दिया हुआ होगा। इफ्ला जो है, इफ्ला का स्थापना जो है कहाँ हुआ था? तो 1926 में जो है प्राग में हुआ था, स्विट्जरलैंड में किया गया था। और फिर प्राग स्विट्जरलैंड में किया गया, फिर क्या किया गया? इसको हस्तांतरित करके 1927 में स्कॉटलैंड में हो गया। ये है क्या? तो ये एक गैर सरकारी व्यवसायिक संगठन के रूप में दिया गया है, इसकी मान्यता जो दी गई है 1929 में, तो ये गैर सरकारी व्यवसायिक संगठन के रूप में मान्यता दी गई है। ये जो है महासंघ की विभिन्न गतिविधियों अमेरिका और यूरोप तक सीमित है। इसका जो है, इसका मुख्यालय जो है, हेड ऑफिस जो है वो हेग में है, नीदरलैंड हेग में इसका जो है मुख्य ऑफिस जो इसका हेग में है। इफ्ला जो है एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो पुस्तकालय और सूचना सेवाओं के स्तर को बढ़ाने, पुस्तकालय संस्थाओं एवं संघों से सहयोग, ये क्या है? इफ्ला की स्थापना जो 1927 में स्कॉटलैंड में हुआ, इसका मुख्यालय अंतरराष्ट्रीय वो हेग में है। ये एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है। ये क्या है? ये है क्या? तो ये एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो पुस्तकालय और सूचना सेवाओं के स्तर को बढ़ाने की काहे किस लिए है? तो ये है पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी, और जो इंफॉर्मेशन सर्विस है, सूचना सेवा के स्तर जो है को बढ़ाने, पुस्तकालय संस्थाओं एवं संघों से सहयोग देना, पुस्तकालय व्यवसाय के व्यावसायिक खोज को बढ़ाना, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सूचना के उपयोग को बढ़ा देने, एक पुस्तकालय व्यवसाय एवं सेवाओं हेतु अंतरराष्ट्रीय मानकों के निर्माण हेतु काम करता है। यह संस्था जो है ये यूनेस्को, फीड जैसे अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ राष्ट्रीय संघों के साथ ही सहयोग कर रहा है। ये जैसे यूनेस्को है, ये सब के साथ जो है ये राष्ट्रीय संघ के साथ कार्य कर रहा है। इसमें जो है 150 देशों से करीब 1600 जो है संघ सदस्य हैं, 1600 है। इफ्ला जो है वो अंतरराष्ट्रीय पुस्तकालय, इफ्ला को जो क्या बोला जाता है? अंतरराष्ट्रीय पुस्तकालय संघ बोला जाता है। ये क्या है? ये महासंघ है और इसकी स्थापना का उद्देश्य लाभ प्राप्त करना नहीं है। इसका उद्देश्य ये नहीं है कि हमको कुछ लाभ प्राप्त करना है, इसका कोई उद्देश्य लाभ प्राप्त करना नहीं है। विभिन्न पुस्तकालय संघों तथा पुस्तकालय अध्यक्ष के बीच अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संबंध स्थापित करता है। इसका क्या काम है कि विभिन्न पुस्तकालय संघ जो बहुत तरह के डिफरेंट टाइप्स के जो पुस्तकालय संघ है और लाइब्रेरियन जो है उनके बीच जो है अंतरराष्ट्रीय
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संबंध स्थापित करना होता है। इसका इफ्ला का जो है, इफ्ला के 1600 से अधिक सदस्य हैं तथा 150 कंट्री जो है से जुड़ा हुआ है। इफ्ला का बहुत सारा जो है एक्टिविटीज वगैरह यानी पब्लिकेशन प्रोग्राम वगैरह भी इफ्ला का है, ट्रेनिंग प्रोग्राम है, कॉन्फ्रेंस है, ये सारा इफ्ला का जो है ना बहुत सारा कोर प्रोग्राम है, पब्लिकेशन है, कोर प्रोग्राम है, यही सब इफ्ला का जो है। जैसे इफ्ला का क्या क्या निकलता है, ये जो है एक एसोसिएशन है, तो इससे क्या क्या निकलता है, ये जो जर्नल हो या सीरियल पब्लिकेशन रहता है, सीरियल पब्लिकेशन, जर्नल या फिर होते हैं बुलेटिन, हैंडबुक, ये सारा क्या होता है, ये जो है या पीरियोडिकल्स, ये सब एक जो है पीरियड्स के अंदर निकलता है। पीरियोडिकल क्या है, एक पीरियड्स के अंदर निकलता है, उसी को बोलते हैं यानी मैगजीन समझिए, एक जस्ट मतलब मैगजीन ही कहेंगे इसको। जर्नल जो है मैगजीन है, इफ्ला जर्नल जो है एक मैगजीन है जो क्वार्टरली निकलता है। फिर इंटरनेशनल कैटलॉग इन इफ्ला एनुअल, ये सब जो है क्या होता है, ईयरली निकलता है। इफ्ला डायरेक्टरी होता है, स्टैंडर्ड फॉर पब्लिकेशन, ये सारा जो है क्या निकलता है, सब ईयरली निकलता है। ये सब इसका पब्लिकेशन प्रोग्राम है। फिर इसका कोर प्रोग्राम है UBCIM, यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिकल कंट्रोल इन इंटरनेशनल मार्क। इस तरह का इसका बहुत सा प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन यानी कि उसका देख रेख करना, UDT है, HP है, ISBD है, इस तरह का बहुत सारा उसका जो है कोर प्रोग्राम है। इफ्ला का कोर प्रोग्राम चलता है, उसका जो पब्लिकेशन जो है, पब्लिकेशन का मतलब क्या हो गया कि जो पत्र पत्रिकाएं जो निकलती है इफ्ला की, तो वो कैसा निकलता है, तो कोई क्वार्टरली निकलता है, ईयरली निकलता है, वही हो गया ये। और बाकी इसमें इफ्ला में और क्या बता रही है, ये जो है महासंघ है, इसमें से एक चीज और है कि 1976 ईस्वी में जो है इसका महासंघ नाम महासंघ का जो नाम था उसके साथ कौन सा शब्द जोड़ दिया गया, वो संघ था। पहले महासंघ था लेकिन उसके साथ अभी जोड़ दिया गया, क्या है इसका नाम, 1976 में संस्था यानी इंस्टीट्यूशन, इसके साथ जोड़ दिया गया, इंस्टीट्यूशन शब्द को जोड़ दिया गया। किसमें, इफ्ला में। हेलो मैम। हाँ जी बोलो। मैम बोल रहे हैं कि हमारा एग्जाम के पर्पस से जो हम लोग को अल्टरनेट क्वेश्चंस पढ़ने हैं, तो हम लोग 2023 में पेपर दे रहे हैं, तो हम लोग 21, 19, 17 ऐसे प्रिपरेशन करना होगा ना एग्जाम पर्पस के लिए। 19 पढ़ लो और 21 पढ़ लो, काफी है। ओके मैम, थैंक यू मैम। ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, उतना ही में बहुत क्वेश्चन आ जाएगा। यस मैम, सो मेनी क्वेश्चंस, उसमें बहुत ही क्वेश्चन आ जाएंगे। कौन चैप्टर को तुम लोग पढ़ लो, देखो हम चैप्टर बता देते हैं। अब तो टाइम नहीं है इतना कि हम तुम लोग को ये बताएं, हम चैप्टर बता देते हैं कौन सा चैप्टर बताना है। चैप्टर जो है मॉडल सोसाइटी, लाइब्रेरी एंड मॉडल सोसाइटी, ये पढ़ लीजिए। लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, इसको भी पढ़ लीजिए, यानी अच्छे से पढ़ लीजिए, पढ़ लेना मतलब अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर एक जो अभी पढ़ाया टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी, पब्लिक एकेडमी, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ लीजिएगा कि कौन सा कब आया हुआ है। पब्लिक एकेडमी इसमें से पुस्तकालय के प्रकार में से ये क्वेश्चन 18 में, 21 में, 19 में, 17 में सब में पूछा हुआ है। प्रकार मतलब होता है एक्सटेंशन सर्विस, वही बता रही है, पूछा हुआ है तो बताए लिखोगे। एक्सटेंशन सर्विस, प्रकार मतलब होता है एक्सटेंशन सर्विस। अभी पहले इसको बताने तो बता देते हैं कौन कौन सा टॉपिक पढ़ लो। RRLS भी पढ़ लेना, समझे, रजिस्ट्रेशन वाला पढ़ लेना, क्या बता देते हैं। और इसमें से तो पढ़ लेना देख के क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ILA, ISLIC, ALA, LA, ISCO, इफ्ला, फीड, ये सारा जितना भी है वो सारा एसोसिएशन है। अब इसके अंदर से कौन सा एग्जाम में कब आया हुआ है ये उसी हिसाब से पढ़ना है। पढ़ने को सब पढ़ना है लेकिन इम्पोर्टेंट इसमें से कौन है हम लोग को बता नहीं सकते। क्वेश्चन आप देखिएगा, लाइब्रेरी पढ़ना है, डिजिटल लाइब्रेरी एसोसिएशन से जो है क्वेश्चन आता है, एसोसिएशन से क्वेश्चन एक आता है। फिर लाइब्रेरी कॉर्पोरेशन या रिसोर्स शेयरिंग पढ़ लेना, ठीक है। डिजिटल लाइब्रेरी पढ़ लीजिएगा तो अच्छी बात है,
क्वेश्चन तो सबसे देखिए आपके सिलेबस में जो दिया हुआ है यानी बुक में जो दिया हुआ है तो क्वेश्चन तो उसमें उसी में से नहीं आएगा, कहीं अलग से तो नहीं आएगा, वही चैप्टर में से आएगा। अब उसमें से है कुछ इम्पोर्टेंट, तो ये सब चैप्टर जो है इम्पोर्टेंट सब है, जितना जो चैप्टर बोलते गए ना वो सारा चैप्टर जो है इम्पोर्टेंट चैप्टर है। हेलो मैम, नोट से पढ़ा रही थी मैम, वो नोट में मिल जाएगा मैम? जो आप नोट से पढ़ा रही थी हमें मिल जाएगा मैम? तो आपके पास बुक तो अवेलेबल है ही बाबू, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, बुक्स में सारा कुछ है, जितना भी बताया ना तो टोटल आपकी बुक में है। जो कल और आज नहीं पढ़ा का चैप्टर निकाल के अपना बुक तो आपको लेना पड़ेगा मैम। ऐसे बहुत से स्टूडेंट है जिसके पास बुक नहीं है। तो जिसके पास नहीं है तो आप जाइए जहाँ से आप लोग एडमिशन लिया है वहाँ जाकर के बोलिए मिल जाएगा। हम लोग बोले मैम, पर वो बोल रहे हैं कि अभी तक बुक आई नहीं है, तो तुम लोगों को कैसे मिलेगी? आए कितने एडमिशन के टाइम में बुक ले लिया ऐसा बात नहीं है। हेलो मैम, असाइनमेंट में जो क्वेश्चन जो लिखेंगे वो ब्लैक पेन से लिख सकते हैं क्या? हेलो मैम, असाइनमेंट जो लिखना वो ब्लैक पेन से नहीं बल्कि ब्लू पेन से लिखना, और अंडरलाइन अगर करना है तो ब्लू पेन से ही करना। देखना उसमें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ होगा, जो आपको क्वेश्चन कॉपी जो भी मिला है उसके ऊपर लिखा हुआ होगा कि एक ही पेन का यूज करना है, दो पेन यूज नहीं करना है। और मैम क्वेश्चन में तो ब्लैक पेन से मैम सुनिए ना, कमेंट में फर्स्ट पेपर का तो ब्लैक पेन से अंडरलाइन वगैरह कर दिए मैम। अच्छा आप कर दी तो कर दिया, अब उसको काट छाट मत कीजिएगा, जो कर दिया मैम क्वेश्चन ब्लू पेन से ही लिखेंगे, यही है ना? हाँ क्वेश्चन ब्लू पेन से ही लिखेंगे। ठीक है, ठीक, थैंक यू। अंडरलाइन जैसे आदमी टॉपिक लिखता है ना, कोई भी टॉपिक लिखा जैसे अब जैसे एक्सटेंशन सर्विस है तो एक्सटेंशन सर्विस में बहुत सारा टॉपिक आता है, तो उस टॉपिक को लिखना है। जैसे लिखना है कि मोबाइल लाइब्रेरी को अंडरलाइन कर देंगे, लिखेंगे हम ब्लैक पेन से अंडरलाइन वगैरह कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं, जब कर दिया तो कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। मैम इंग्लिश में लिख सकते हैं। क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा मैम? हम ब्लैक असाइनमेंट लिख दिए तो प्रॉब्लम है मैम। क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा? एक ही क्वेश्चन बार बार आप लोग क्यों पूछते हैं? असाइनमेंट आज जो भी पढ़ना है उस टेलीग्राम के नोट्स। मैम मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ जी आवाज आ रही है, बोलिए। मेरा अटेंडेंस बना दीजिए ना, लोग को शेयर कर दीजिए अपना। मेरा अटेंडेंस बना दीजिए। क्या शेयर करते हैं? अटेंडेंस नहीं होता है, मैंने 10 बार बोल दिया है, अटेंडेंस नहीं बनता है। बार पूछ रही है। क्या शेयर कर दें? क्या शेयर करने बोलिए? रिजल्ट क्वेश्चन शेयर कर दीजिए। अपना जस्टिस से आप पढ़ाएंगे तो शेयर कर दीजिए टेलीग्राम पर। अभी तक आप कोई टेलीग्राम यूज नहीं करते। लोग से उम्मीद करके रख रहे हैं कि मतलब जो मैम पढ़ा रही है वो आ जाए। आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा ना। जो टॉपिक पढ़ाया ये जो बोल रहे हैं ना, सुनो पहले मेरी बात। जो टॉपिक पढ़ाया है वो एग्जाम में आता ही आता है, आप जाकर के देख लेना इस पे। जब आप क्वेश्चन उल्टोगे ना तो वैसे ही टॉपिक उठा के पढ़ाया है। जैसे मैम कितना आप डिस्कस की हो उससे तो एग्जाम नहीं निकलने वाला है ना। सेल्फ स्टडी तो करना पड़ेगा ना। पढ़ना होगा आपको, तो पूरा पढ़ना होगा। वही तो बोल रहा हूँ, आपको खुद नोट तैयार करना होगा। जी बिल्कुल, मैं वही बोल रही हूँ। आपको 5 क्वेश्चन कम से कम 10 क्वेश्चन नोट से 10 क्वेश्चन कम से कम नोट, तब ना 5 क्वेश्चन पढ़िएगा। क्या मैम 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा? 5 क्वेश्चन रहते हैं, 5 क्वेश्चन लिखना होता है। जैसे टाइम ओवर हो रहा हम नेक्स्ट क्लास कितने बजे से? क्वेश्चन को कम से कम 2 से 4
कल जैसे हुआ था। हेलो मैम, असाइनमेंट का क्वेश्चन बताइए ना, कहाँ पर मिलेगा? अरे असाइनमेंट क्वेश्चन साइट पे डाला हुआ है, देख लीजिए। NOU की साइट पे जाइए। ठीक है मैम, थैंक यू। कल भी आप ही रहिएगा मैम? टेलीग्राम हेलो मैम, कल भी आप ही रहिएगा? पढ़ाई होगा। बट कल पढ़ाई असाइनमेंट इंग्लिश मैम कल भी आप ही आइएगा? कल थर्ड कैसे आएंगे? थर्ड पेपर के लिए कोई और आएंगे? असाइनमेंट इंग्लिश में एक बार से हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? असाइनमेंट इंग्लिश में लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। जी, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखो। अरे सुना जाता है कि मतलब इंग्लिश में ज्यादा नंबर मिल रहा है। इंग्लिश में ही लिखो। ये सब कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी लिखिए नहीं, कॉपी भर दीजिए। पिछला जो रिजल्ट हुआ है उसमें ज्यादातर मतलब इंग्लिश का जो है स्टूडेंट, उनका नंबर काफी अच्छा आया है। कॉपी भर दीजिए, क्वेश्चन मत छोड़िएगा, क्वेश्चन मत छोड़िएगा, कॉपी भर दीजिएगा। बस एक ही चीज बता रहे हैं, पूरा क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा? क्या पढ़ के जाना है? क्या बाबू? प्रीवियस का क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा? वो साइट पे साइट पे है, NOU की साइट पे है। होगा, उसको देख लीजिए। इंग्लिश का बुक तो नहीं मिलता है, लैंग्वेज इंग्लिश में तो बुक प्रोवाइड नहीं होता है। टॉपिक पढ़ के जाना है। हेलो हाँ जी बोलो। हेलो मैम। ये 7th और 8th के बता दिए क्या क्या पढ़ के जाना है। हेलो मैम। हाँ जी बोलिए। बोले जब कल होगी ना क्लास? कल की क्लास होगा, लेकिन थर्ड पेपर का होगा। कितने बजे से मैम? बता दीजिए क्या क्या पढ़ के जाना है। जिनको बुक नहीं मिला है वो कुर्जी जाकर ले लें। इंग्लिश कितने बजे से होगा मैम? मिलेगा ना, इंग्लिश लैंग्वेज में क्लास तो का ही टाइम दिया हुआ है ना, 12 बजे से होता है। कौन फालतू ये पूछने वाली बात ही नहीं है। डिटेल डाला हुआ कब क्लास फिर भी। मैम एग्जाम कब तक हो सकती है? देखता ही नहीं है, सिर्फ तो सारा आंसर मैसेज आता है, वेबसाइट कोई नहीं खोलना चाहता है। मेरे बात तो पहले सुन लो। एग्जाम कब तक हो सकती है? मुझे अभी मालूम नहीं है, लेकिन ज्यादातर काउंसलिंग के जस्ट बाद हो जाता है। काउंसलिंग खत्म, एग्जाम शुरू। कितने दिन के बाद काउंसलिंग के? कितने दिन के बाद? हो सकता है कि मार्च में एग्जाम ले ले, ये हम कंफर्म नहीं बता सकते हैं, कंफर्म नहीं है ये। मेरे जो असाइनमेंट है मैम वो कब जमा होगा? एग्जाम के टाइम जमा होगा क्या? इस दिन नहीं करेगा उस पेपर का। हेलो मैं पूछते रहता है सब चीज। प्रैक्टिकल का एग्जाम 20 तारीख से है। हेलो मैम। हेलो मैम। मैम क्वेश्चन दिखाओ हेलो मैम। तो मैम उस सकते हैं? प्रैक्टिकल का एग्जाम 20 तारीख से है। क्लास है, एग्जाम नहीं, प्रैक्टिकल है। असाइनमेंट क्वेश्चन भेजने हैं मैम, तो क्या नेट से निकाल कर लिख सकते हैं? 20 से मैम क्लास है प्रैक्टिकल का। अरे असाइनमेंट कहीं से भी लिखो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं। हेलो मैम, प्रैक्टिकल का क्लास ऑफलाइन होगी ना? जी देगा जी। ज्यादा क्वेश्चन पूछोगे तो मार्क्स कट जाएगा। बता दीजिए हेलो आप ज्यादा क्वेश्चन मत पूछो, नहीं तो मार्क्स काट लेंगी मैम। पहले तुम्हारा ही कटेगा भाई। हम अभी बोल रहे हैं भाई, हम एक भी क्वेश्चन पूछे ही नहीं है, तुम लोग फालतू का क्वेश्चन पूछे जा रहे हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, फालतू का क्वेश्चन कोई नहीं पूछता है। जिन्हें कंफ्यूजन हो तो बोलेंगे ना। हेलो मैम, 6 पेपर का बारे में बता दीजिए क्या क्या टॉपिक पढ़ के जाना है। जो है असाइनमेंट 6 पेपर का प्रैक्टिकल नहीं होगा। अरे सब 6 पेपर में लैब प्रैक्टिकल है, लैब प्रैक्टिकल नहीं है। ये अलग से डेट आएगा। लैब प्रैक्टिकल है उसका। 6 के लिए अलग से डेटा आएगी। हाँ, पहले आप कितना सुनिए ना, जितना आपको मिला है ना अभी शेड्यूल, उतना ही को पहले कीजिए ना। जितना पेपर का मिला है उतना पेपर को पहले कीजिए, उसका 20 तारीख से प्रैक्टिकल करने लीजिए। असाइनमेंट एग्जाम के साथ के होता बारे है। में तो बताओ मैम, बुक के बारे में बताओ क्या क्या पढ़ के जाना है।
मैम एक प्रैक्टिकल क्या होगा मैम ये बता दो। हो चुकी है मैम, अब नेक्स्ट क्लास का टाइम हो चुका है। समझ में आएगा। 2019-21 का जो प्रीवियस ईयर है पढ़कर जाओ भाई, बोले तो मैम पूरा दिन भी दीजिएगा, क्वेश्चन खत्म नहीं होगा, इसलिए दूसरे क्लास में टाइम हो गया, अब आप लिस्ट कीजिए। 20 तारीख होने वाला है। मैम इतना क्वेश्चन सॉल्व कर दें कि लगता है कि तुम लोग क्वेश्चन पूछोगे तो हम तुम लोग का क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। ओके तो आप ही बता देना एग्जाम में। पूछो क्या पूछना है, बता ही देते हैं सब। मार्च में होगा। लास्ट मार्च और 1 अप्रैल में होगा। पढ़ना है चैप्टर 2 पेपर 1 से चैप्टर 2 पढ़ लेना, चैप्टर 4 पढ़ लेना, चैप्टर 10, 11, 14 और 13 पढ़ लेना। एग्जाम 12 मार्च से है, 12 मार्च से एग्जाम है। किसने बोलिए क्या करवाइए? कैसे होगा? एक सर से बात हुई थी, वही बता रहे थे कि 12 मार्च से एग्जाम है। अरे ऑफलाइन काउंसलिंग के बाद ही एग्जाम होता है, प्रिपेयर दो और क्या। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जाम के बाद होगा क्या? हाँ। अरे प्रैक्टिकल जो क्लास वेबसाइट पे आ जाएगा, इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। सबको प्रेजेंट होना है प्रैक्टिकल में, जो भी इससे स्टार्ट हो रहा है क्लास ऑफलाइन। उसको सबको जाना है पटना। हाँ पटना पहुंचना है, इसको मान भवन सब जानकारी मिलेगा ना।